आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहां गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बन जाते हुए। ईरानी कवि सबीर हाकान ने मजदूरों पर यह कविता लिखी है और इसलिए सुनाई आज क्योंकि आज 1 मई है, मजदूर दिवस है और शनिवार भी है आज, और इसीलिए आप तीन ताल सुन रहे हैं। ये 29वां एपिसोड है कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ आज तक रेडियो पर वीकली बतकही, तीन ताल, नया हफ्ता नया बवाल। जय हो जय हो जय हो जय हो। ताऊ कैसे हैं, क्या हाल हैं, कैसे बीता हफ्ता? हफ्ता बहुत अच्छा नहीं बीता, किसी का भी अच्छा नहीं बीत रहा है। बस रुलाने वाली खबरें चारों तरफ से आ रही हैं, ऐसे ही अनजान लोगों के, जिनको कभी जानते नहीं थे, जिनको कभी देखा नहीं, और फिर उनके भी जिनको कभी देखा था, जिनसे कभी बात की थी और जिनको हम जानते थे। ऐसे माहौल में बहुत जरूरी है कि अभी तीन ताल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं वो डूम स्क्रोलिंग बोलते हैं उसको, ट्विटर पे ये ढूंढते रहना कि अभी कौन गया, किसको ऑक्सीजन की जरूरत है, किसको रेमडेसिविर की जरूरत है, ये देखना कि किसकी मदद कर सकते हैं, किसके मांग को यहाँ वहां शेयर कर सकते हैं, किसको फोन कर सकते हैं, किससे सहायता ले सकते हैं कि किसी की सहायता हो जाए। जानते नहीं किसी को अपन, और कोशिश में लगे रहते हैं, पर उसमें एक दिल थोड़ा 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 बैठता रहता है। और इसीलिए ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक है। अभी मैं चाहूंगा, बाबा कुछ देर पहले कह रहे थे कि फियर को ह्यूमर ही काटता है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा कुछ ह्यूमर आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि फियर का काउंटर ही ह्यूमर है। फियर एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, केमिकल डिस्टर्बेंस है बॉडी में। अगर आप मेडिकल साइंस के हिसाब से फियर को समझने की कोशिश करें, और ये जो समय है इसमें बहुत दूर जो हैं अपरिचित अनजान हैं, उनकी मौतें, उनकी जिंदगी की त्रासदियाँ, उनकी तकलीफ़ें, वो हमको बहुत पास महसूस होती हैं, और जो हमारे बहुत पास हैं वो भी हमको बहुत दूर जाते नज़र आते हैं। तो इसमें ये अजीब सा है जहाँ पे आप एक फियर बबल में हैं, और उस फियर बबल को पंचर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जो शरीर में, मस्तिष्क में आपके केमिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो सही हो, ताकि आप हौसला रख पाएं, विल रख पाएं, होप रख पाएं। और उसके लिए, उस केमिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो बहुत ज़रूरी अवयव हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है ह्यूमर। तो मैं सोचता हूं कि जब हर तरफ करुण क्रंदन है, लोग रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, उस वक्त क्या तीन ताल की बतकही अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि जब यूरोप और दुनिया तमाम तरह के नाजीवाद और तमाम और किस्म की त्रासदियों को देख रहे थे, तमाम और युद्ध विभीषिकाओं को देख रहे थे, उस वक्त भी चार्ली चैपलिन जैसे लोग समाज को, विचार को कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए और ह्यूमर से साधे हुए थे। इसलिए ह्यूमर बना रहना चाहिए ताकि फियर से लड़ने की हिम्मत, हौसला और होप, ये सब चीज़ें बची रहें लोगों के अंदर, वो आशाएं जिंदा रहें, जिन आशाओं से इस उदधि को पार करके हमें उस पार खड़े होना है। वो नहीं, हम लोग सुनते थे उस समय पढ़ाई करने के दौरान, कुछ हमारे जो नौजवान साथी थे क्रांतिकारी, जिनसे तमाम असहमतियां भी होती थी, पर वो लोग ये गीत गाते थे कि क्या जुल्मतों के दौर में ही गीत गाए जाएंगे। हाँ, जुल्मतों के दौर में ही गीत गाए जाएंगे। बिल्कुल। ताऊ, आप मन को, ये शमशेर की या शमशेर की पंक्ति है या मुक्तिबोध की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, तो ताऊ आप मतलब मन को कैसे ठीक रख पाते हैं? जैसे मतलब लोग पूछते हैं ना कि हाउ आर यू होल्डिंग अप, तो कैसे, मतलब कैसे मन को दिलासा दी जाए? क्या रूटीन में नया शामिल कर लें कि थोड़ा सा बेहतर महसूस होने लगे?
टाइटैनिक जब डूब रहा था तो जो कैप्टन था वह तो नहीं कूद रहा था, पर वहां पे कुछ लोग बैंड था वो बजा रहा था, वायलिन बज रहा था, है ना, और वो लगातार बजाए जा रहे थे क्योंकि उनका वो काम था। इसलिए नहीं कि वो अगर छोड़ देते और अपने बचने की कोशिश करते तो उन्हें कोई मना करता, सबकी जान उतनी ही कीमती होती है। पर उन्होंने ये देखा कि इतने ऐसे माहौल में जब जहाज डूब रहा है, लोग पानी पी पी कर मर जाएंगे, तो वो अपना वायलिन बजाते रहे। वो नीरो वाला मामला नहीं है कि शहर जल रहा है मैं वायलिन बजा रहा हूं, क्योंकि नीरो का काम शहर को जलते हुए वायलिन बजाना नहीं था, इनका काम वायलिन बजाना था। मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूं जो हमारे साथी रिपोर्टर हैं, जो मैदान में है, पीपी किट लगा के, मास्क, डबल मास्क लगा के, पर काम किए जा रहे हैं। हमारे जो साथी घर में हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उनके परिवार में, नजदीकी फ्रेंड सर्कल में किसी की मृत्यु हो गई है, 4 लोग पॉजिटिव हैं, 3 लोग हॉस्पिटल में हैं, मगर वो लगातार काम किए जा रहे हैं इतने प्रेशर के अंदर। जब उनको देखता हूं तो ये हौसला बनता है कि मैं कोई बिरला नहीं हूं कि मैं हालत कि हिम्मत छोड़ दूं, ये छोड़ दूं कि यार अब क्या होने वाला है। अभी क्या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है हम सब एक के बाद एक मर जाएंगे। वो कहा था ना कि एलिया ने कहा था कि क्या सितम है, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। तो मैं इस समय कविताओं में, ह्यूमर में, और यह सोचकर कि बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं इस मुल्क पे, है ना, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा टाइप का टाइम भी देखा है इस मुल्क ने, और ये कहीं गया नहीं है, और ये अपने आप को निकाल लेगा इससे भी। बस वही देख के मैं हौसला बनाता। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आज का एजेंडा संक्षेप में बता देता हूँ कि आज किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। पहले ये कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जब देश में मातम पसरा है तब क्रिकेट का कलरव होना चाहिए नहीं। आईपीएल का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसको बंद करने की मांग सोशल मीडिया पर और कई विदेशी खिलाड़ियों की ओर से भी उठाई गई है। उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, उन पे भी बात करेंगे। और बिहार के एक नगर छपरा पे हमें बात करनी है। वो पिछले बार से ड्यू है हमारा। एक लिसनर ने हमें चिट्ठी लिखी थी, सनी कुमार ने, छपरा से ही, और ये फरमाइश की थी कि जैसे आपने बनारस पे बात की वैसे छपरा पे कीजिए। साडा जीवन उच्च बाजार में अजब गजब खबरें हैं और उन पर उल्टे चश्मे वाली बाबा और ताऊ की नजर होगी। कोरोना पर भी बात करेंगे। आज से वैक्सीन की उम्मीद 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए बनी है। हालांकि ज्यादातर राज्य ये कह रहे हैं कि उनके पास सफिशिएंट वैक्सीन अभी नहीं है, तो उसमें हो सकता है ये डिले हो। इस पर भी बात होगी और इस विपत्ति में आए कुछ अजीबोगरीब असंवेदनशील से लगने वाले बयानों पर भी बात होगी कि वो बयान कहाँ से आते हैं, किस सोच से संचालित होते हैं। आईपीएल से शुरू करते हैं। बाबा, मुझे याद है कि हम लोगों ने शायद अब से 3 एपिसोड पहले पहली बार जब अभी सेकेंड वेव पे एक लंबी चर्चा की थी, तो उसमें आपने आईपीएल का जिक्र किया था और ये कहा था कि मुझे ये देख के दुख होता है कि एक टूर्नामेंट इस समय चल रहा है। जो लोग ये मानते हैं कि ये टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए, वो इस कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं कि हर तरफ अस्पतालों में, शमशानों में लोगों के रोने बिलखने की आवाजें हैं, लोग प्रियजनों को खो रहे हैं अपने। तो ऐसे में क्रिकेट जो कि एक मनोरंजन की चीज है, वो क्यों हो रही है? तो आपकी क्या राय है पहले इस पर? तो मुझे लगता है कि देखिए, मेरा कोई सीधा विरोध आईपीएल से नहीं है। अगर आईपीएल एक सहज स्वाभाविक तरीके से हो रहा होता तो आप उसको करते रहिए। दुनिया में 1000 तरह के खेल लोग खेल रहे हैं। चुनाव हो रहा है तो आईपीएल क्यों नहीं हो सकता है? तो लेकिन अगर लॉजिक ये है कि क्या चुनाव से संकट हो रहा है, आप ये देखिए ना कि आईपीएल को लेकर के जिन शहरों में आपने कर्फ्यू लगा रखा है, जिन शहरों में आपने लॉकडाउन लगा रखा है, जिन शहरों में आप लोगों को तमाम सारी और चीजों से रोक रहे हैं, उन शहरों में भी आईपीएल के लिए परमिशन है। तो नियम क्या सबके लिए अलग अलग है?
या नियम सबके ऊपर एक जैसा है, एक तरह का है। दूसरा ये है कि जिस स्तर पे इसमें इन्वॉल्वमेंट सिस्टम का, जिस स्तर पे आईपीएल का मैच अकेले नहीं हो जाता है, बहुत सारे पुलिस के अधिकारी, तमाम सुरक्षा का बंदोबस्त, सब तरह की चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं, लोग जाए नहीं जाए, देख रेख और बाकी बंदोबस्त में। तो उस पूरे लाओ लश्कर को, उस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव एंगेजमेंट को क्या अभी वहां पे एंगेज करने की जरूरत है? क्या हम उसको वहां पे कर सकते हैं? क्या हम उस तरह से चीजें वहां पे लगाएं, रिसोर्सेस को वहां पे डालें? तीसरी चीज ये है कि आप ये देखिए कि आईपीएल में खुद कितना, जिनको हम खेलने के लिए कह रहे हैं, मतलब उन खिलाड़ियों की अपनी स्थिति देखिए कि किस तरह के प्रेशर में, किस तरह के दबाव में, किस तरह के मेंटल स्टेटस में वो इस वक्त है। तो वो कोई बहुत हेल्दी स्थिति है नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत उचित समय नहीं है आईपीएल के चलने का। मतलब आपके ये रीजंस हैं, लेकिन आपको ये इमेज वाले कॉन्ट्रास्ट की वजह से आप वो नहीं कर रहे हैं कि एक तरफ मौतें हो रही हैं, दूसरी तरफ आयोजन हो रहा है, ये आपका कारण नहीं है? आप कह रहे हैं ये मेरा कारण जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, ये मेरा कारण इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये सहज रूप से हो सकता होता तो होना चाहिए था, लेकिन अगर सहज रूप से नहीं हो सकता है तो नहीं होना चाहिए। अब सहज रूप से हो सकता होता में मामला यही है कि जब मैं इन दोनों इमेजेस को साथ में देखता हूं तो दोनों को साथ देखना बहुत तकलीफ दे, लेकिन दोनों को अलग अलग देखना इतना तकलीफ दे नहीं है। जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे कि ह्यूमर रहे, वैसे पिछले दिनों ये भी चर्चा हो रही थी कि मालदीव्स में लोग जा करके और वहां से अपनी फोटो भेज रहे हैं, लेकिन उनकी फोटो लोग देख रहे हैं ना, जो अवसाद से ग्रस्त हैं, जो दुखी महसूस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। अब उसमें किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, तो ये बहुत ही रिलेटिव टर्म है ना। तो मुझे लगता है कि आईपीएल के औचित्य के ऊपर बात तब होनी चाहिए कि क्या उसको हम कानून से ऊपर, क्या हम उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करके और उसको इस समय में चलाएं, इस समय में उसको करें, और क्या वो जो खेल रहे हैं वो उसको खेलने के लिए अपने आप को स्वस्थ, सहज पा रहे हैं? अगर नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारी एंग्जाइटी इन खिलाड़ियों के बीच में है और आप उन खिलाड़ियों को बहुत मेजर रिस्क में डाल रहे हैं। तो उस तरह के फियर इन खिलाड़ियों के दिमाग में है। देखो, वहां पे एक एम्बुलेंस तो रहता ही है ना, स्टेडियम के बाहर कॉम्प्लेक्स में एक एम्बुलेंस रहता है, इनकेस किसी को चोट लग जाए उसके लिए। एक एम्बुलेंस एक आदमी की जान बचा सकता है। इनफैक्ट एक एम्बुलेंस 3 घंटे में या 4 घंटे में 2-3 लोगों की जान बचा रहा है। तो आपत्ति मुझे है इस बात पे कि एक ही एम्बुलेंस क्यों रखा है वहां, क्यों खड़ा होता है? पुलिस वाले उन खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए, पब्लिक तो है नहीं, वहां पे क्यों खड़े हैं? पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं कोविड की ड्यूटी में, वहां पे क्यों खड़े हैं? तीसरी बात, जब एक साल इस देश में इलेक्शन था तो प्रशासन ने कहा था कि हम आपको व्यवस्था नहीं दे सकते, तो आईपीएल साउथ अफ्रीका चला गया था। बिल्कुल, है ना, कहीं शारजा चला जाता है, आप वहीं कर लेते। मैं समझ रहा हूं आपके बहुत पैसे उसमें लगे हुए हैं और आपको उसको करना है, और दूसरी बात है कि लोग देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं देख रहे, और अच्छी चीज है, उनको 4 घंटे ध्यान उनका बटा रहता है, शाम में वो कहीं पार्टी करने नहीं जाते। पर क्या दिल्ली शहर में या मुंबई शहर में आईपीएल होना आवश्यक है अभी, जब स्टेडियम के बाहर एम्बुलेंस दौड़ रहे होते हैं, किसी की कभी लाश लिए हुए, कभी किसी को मरते हुए अस्पताल पहुंचाने के लिए? थोड़ा तो है संकट इस पे, मॉरली गलत है। बाकी सब चीजों से सही है, वो मतलब वो कर पा रहे हैं, बायो बबल बना पा रहे हैं कि सारे खिलाड़ी उनके सुरक्षित रहें। पैसा बहुत है तो लग्जरी अफोर्ड कर पाते हैं वो, पर नैतिकता भी तो कोई चीज होती है, और नैतिक रूप से मैं इसे बहुत नीच काम मानता हूं अभी, जब एक शहर जहां 400 लोग रोज मर रहे हैं, वहां पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया को हम ये बता रहे हैं ना कि ये मैच दिल्ली में हो रहा है, ये फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली का है, यहां से सीधा प्रसारित हो रहा है। अरे दिल्ली से जो प्रसारित हो रहा है दूसरी चीजें, उसको तो देखो, कैसे आप एक ही साथ दोनों काम कर सकते हो?
और एक नहीं शुचिता होता। होती है। देखो कुलदीप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी सहजता को हमेशा देखना चाहिए। आप ये देखिए ना कि आपके पड़ोस में अगर मिट्टी हो जाए तो आप अपना डेक पे गाने नहीं बजाते ना, रूप तेरा मस्ताना और प्यार बरा दीवाना। आप ये तो नहीं करते हैं ना। आपको लगता है कि नहीं, गाना सुनने का मन भी होगा तो कहेंगे कि नहीं यार, वो गमी हुई गए है, भाई कुछ दिन शांत रहो, बाजा ना बजाओ, गाना ना बजाओ। तो वो है कि आप नैतिक रूप से किन चीजों में सहज हैं, किन को करने में। किसी और शहर में, किसी और स्टेडियम में सारे मैच एक साथ कर डालते, सबको एक साथ रख के, वहां पे आप खेलते रहते जहां पे संक्रमण नहीं था, जहां पे त्रासदी नहीं थी। ये क्रिकेटर हैं शोएब अख्तर थे, मतलब अब तो पूर्व क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं बीसीसीआई से गुजारिश करूंगा कि अगर वो इन हालात में आईपीएल को टाल सकते हैं तो जरूर ऐसा करें, क्योंकि भारत जो है वो जल रहा है, ये उनके शब्द हैं, और ऐसे में आईपीएल नहीं होना चाहिए। हालांकि दूसरे तरह के व्यूज भी सामने आए। एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं पैट कमिंस, आईपीएल में भी खेलते हैं वो, कोलकाता की तरफ से। उन्होंने हाल ही में $50,000 पीएम केयर्स फंड में दान भी दिए इस बीमारी से लड़ने के लिए। उनका कहना है कि इस पूरी T20 लीग को रद्द करना जो है इस सिचुएशन का जवाब नहीं है। पर मैं डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में आते हुए वो सारे दलीलें रखता हूं आप दोनों के सामने, जो लोग ये चाह रहे हैं कि आईपीएल होना चाहिए। उसमें एक बड़ी दलील यही है कि जो हम जहां से हमने बात भी शुरू की, कि इतनी हताशा के बीच अगर कुछ लोग इससे सुकून पा रहे हैं, हर शाम जब वो दफ्तर का काम निपटाते हैं तो उनके पास मन को भटकाने का, दिमाग को एंगेज करने का एक जरिया होता है कि वो आईपीएल देखने लगे। और ये एक मनोरंजन की चीज है बिल्कुल। और पर पैंडेमिक में अगर मनोरंजन की चीजें बंद होनी चाहिए तो ये मांग फिर पूरी मनोरंजन इंडस्ट्री के संबंध में क्यों नहीं आ रही है कि फिल्मों की रिलीज रोकी जाए। विशुद्ध मनोरंजन की फिल्में जो कोई वैल्यू ऐड नहीं करती हैं, एज अ ह्यूमन हमारी समझदारी को एनहांस नहीं करती हैं, वो फिल्में आ रही हैं, आने वाली हैं। तो ये अवसाद का माहौल है, और इसमें जो मनोरंजन की दो चार खिड़कियां खुली हुई हैं उनको भी बंद करके हमें क्या हासिल होगा। इसीलिए तो नहीं, ये मेरा आर्गुमेंट एकदम ये अलग नहीं था बात ना। है। आर्गुमेंट ये नहीं है, आर्गुमेंट चले, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्में चल रही है ना, हम सब कुछ बंद नहीं कर रहे, हम सिर्फ रोने बैठना, मैं नहीं कह रहा कि सभी बैठ के रोने लगो, पर दिल्ली में मत करो, मुंबई में मत करो, तकलीफ बैंगलोर में जामिया मत से करो। नहीं है, तकलीफ इंतजामिया से है। आप ये समझिए, है ना। तो आईपीएल हो, थोड़ा सा उसको बेहतर कोई भी, रूप में हो सकता था। जब कोई कहीं दर्शक ही और, नहीं है तो कहीं से कर सकते थे ना, ऐसे देशों में चले जाते, बायो बबल बनाया है आपने, इतनी मेहनत करी है, बिल्कुल। आप दुबई से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से कर लेते, वहां पे भी क्रिकेट का प्रमोशन हो जाता, थोड़ा पैसे तो आपके पास बहुत है। ऑस्ट्रेलिया में संकट कम है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त, जब आप ग्लोबल मैप देखते हैं कोविड स्प्रेड का, तो सबसे कम स्प्रेड वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे, उनमें ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है। और वो बहुत ही खुली जगह है, बहुत कम आबादी, बहुत बड़ा प्रसार। वहां पे आराम से आपको आइसोलेशन मिलता है, वहां पे आप आराम से कर देते। फिरोज शाह कोटला के ठीक पीछे कब्रिस्तान है एक, जहां हर मिनट एम्बुलेंस लग रही है। निगम बोध के लिए रास्ता वहीं से जाता है जहां पे सबसे ज्यादा डेड बॉडी जलती है। फिरोज शाह कोटला के सामने और पीछे दो जगह से दो रोड जाती हैं, एक बहादुर शाह जफर मार्ग और दूसरा वो राजघाट वाला रिंग रोड। ये दोनों रास्ते जा करके निगम बोध पहुंचाते हैं, जहां पे दिल्ली में सबसे ज्यादा शव जलाए जाते हैं। तो ये बहुत ही विचित्र है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब आपको बिना इंसान के ही आईपीएल करना है तो आप कहीं से कर लें। आप धर्मशाला चले जाते, हिमाचल में बहुत कम केसेस हैं, ठंडक भी मिलती है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, वहां से आप करते रहते सारे मैच, प्रसारित कीजिए वहां से। आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में क्यों करनी है ये चीजें? तो वो सारी, मतलब वो अपना जो सेल्स बूस्ट का टाइम होता है कंपनीज का, वो भी होता रहता है। आपका जो सारी स्पॉन्सरशिप, चीजें होती रहती विज्ञापन हैं। हाँ, इकोनॉमी में फ्लो भी बना हुआ है कि आप जो हाँ, पैसा आईपीएल के समय आता है वो भी आता। और जो बेसिकली बहुत सारे लोगों को आईपीएल के जरिए रोजगार मिलता है, जो स्टाफ है, जो ग्राउंड्समैन है, थोड़े बहुत ही सही जो होटल वाले हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, जो टीम्स के लिए अलग अलग काम, अंपायर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, टीवी प्रेजेंटर्स हैं, कुछ मतलब जो थोड़ा बहुत जो भी जुड़ा हुआ है, 10, 20, 50, 100 लोगों का जो काम चल रहा है एक डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी में। छोटी ही सही पर एक गाड़ी तो चल रही है, आपने वो भी अच्छी चलती बात रहती। आपने अच्छी बात याद दिलाई, क्योंकि ये पाप बीसीसीआई ने किया है
इसका प्रायश्चित उनको करना चाहिए। ईडन गार्डन को एक फील्ड हॉस्पिटल बनवा दें, है ना। दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम ठीक बगल में है, उसको एक फील्ड हॉस्पिटल बनवा दें। उनके पास बहुत पैसे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वहां इंपोर्ट करके लाएं, बेड लगवाएं और लोगों को थोड़ी सी शिफा दें। बिल्कुल। दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी है वो। मैंने नहीं सुना, खिलाड़ियों ने योगदान किया है, उनको खुल के प्रचारित करके ये योगदान करना चाहिए, ताकि नहीं, खिलाड़ियों ने कोई प्रसारित हो रहा है सब कुछ। कहाँ किया? भारतीय खिलाड़ियों ने योगदान नहीं किया। हाँ, अभी बस पैट भारतीय कमिंस और एक दो भारतीय खिलाड़ियों ने बाहर के 2 खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों को उकसाया कि आप कुछ योगदान कीजिए, लेकिन फिर भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई योगदान नहीं किया। भारत में सबसे अमीर क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तब यह स्थिति है। मैं हमेशा से क्रिकेट की आलोचना में एक बात कहता रहा कि क्रिकेट टीम भारत की क्रिकेट टीम नहीं है, क्रिकेट टीम बीसीसीआई की क्रिकेट टीम है। ऐसा यही सच है, ये प्रैक्टिकली भी सच है। बीसीसीआई ने एक बार बोला भी है क्लियरली, कोई भी आदमी भारत का क्रिकेट टीम नहीं बना सकता, बीसीसीआई ही बना सकती है, बीसीसीआई की है वो। लेकिन हम उसको भारत की क्रिकेट टीम समझते हैं और वो उसको भारत की क्रिकेट टीम के तौर पे मतलब इस्तेमाल करते हैं। वो नेशनल सेंटिमेंट हमेशा इस टीम के साथ रहता है। जब उस नेशनल सेंटिमेंट के ऊपर चढ़ करके और इस पूरे जनमानस के दिमाग को कैप्चर करके आप इतना पैसा कमा चुके हैं, तो कभी तो भारत के प्रति अपना वो फर्ज निभाओ, कभी तो वो जिम्मेदारी आप निभाइए। इतने सारे फाउंडेशन, इतनी सारी बॉडीज सब कुछ कर रही हैं। राधा स्वामी का कैंपस जो है वो बन सकता है, कोविड का हॉस्पिटल। बीसीसीआई का स्टेडियम नहीं बन सकता है। इतने सारे वहां पे ग्रीन रूम है, इतनी सारी वहां पे व्यवस्था है, इतनी सारी पार्किंग की जगह है, इतना बड़ा स्पेस है, क्यों नहीं बना सकते हैं आप? और इतना पैसा आपने किस दिन के लिए कमा के रखा है? आप हैं अपने दर्शकों की बदौलत और वो दर्शक मर रहे हैं। तो बीसीसीआई इसी मामले में मुझे लगता है कि ये कैपिटलिस्ट रियलिटी है जो बहुत ही लीचड़ होती है, जो आपको पैम्पर करके अपना काम निकाल लेती है और फिर आपको शौचालय के टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देती है। तो कैपिटलिज्म में भी एक चीज होती है सीएसआर। मैं तो कहता हूँ सीएसआर के जरिए ही अगर कुछ चीजें की जा सकती, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभी हालांकि आपने एक चीज नोटिस की हो कि जब से ये क्रिटिसिज्म बढ़ा है, आईपीएल में कमेंटेटर्स की ओर से लगातार मास्क पहनने की अपील, सावधानी रखने की अपीलें बढ़ गई हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर एक कदम और आगे जा करके इसको अगर आईपीएल जहां जिन इलाकों में, जिन शहरों में मैचेस हो रहे हैं, वहां पर मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन को स्पॉन्सर करे, या पूरे देश में ही अगर कर सकता है तो करे कि भाई हम मास्क यहाँ या इन शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बीसीसीआई के खर्चे पर या आईपीएल के खर्चे पे, जो आईपीएल का से कमाई हो रही है उसके एक हिस्से से सैनिटाइजर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह का भी अगर कुछ एक ऐलान वो करता कि हमारी कमाई का एक हिस्सा कोविड के खिलाफ लड़ाई में हम दान करेंगे, तो वो एक बेटर तरीका होता है कि आईपीएल भी चलता रहता, क्योंकि बंद कराने से भी कोई हासिल नहीं होने वाला और उसका एक योगदान सोसाइटी में भी इस वक्त जा पाता। कितना शर्मनाक है कि सचिन तेंदुलकर और इस तरह के क्रिकेटर्स को आप देखिए कि वो टीम 11 अपनी बनाओ, खेलो, बिजी रहो और अपनी टीम बनाओ, अपनी टीम जिताओ, इसके विज्ञापन कर रहे हैं। चवन्नी ढेला निकाल करके देने को तैयार नहीं है कि हाँ वो विदेश में कितने सेलिब्रिटीज ने, तो आईपीएल में भी वल्चर्स ऑफ कैपिटलिस्ट रियलिटी यह अभी भी अपनी चोंच को और ज्यादा गोश्त से भरने में लगे हुए, ये गिद्ध हैं। और इसलिए मैं इस तरह के जो अपने उसमें डूबे हुए और अपने अहम में जी रहे, अपने हित में जी रहे जो लोग हैं, गीता में बहुत बढ़िया श्लोक है, भुंजते ते तुधम पापः येन पचान्ते आत्म कारणात्। जो अपने लिए ही पकाएं खाएं, अपने लिए ही अर्जित करे, वो स्वयं पाप को ही आहार रूप में ग्रहण कर रहे होते हैं। ये सब पापी, इनके पेट में पाप भरा हुआ है, क्योंकि ये कोई दायित्व उठा के नहीं चल रहे हैं। आप देखिए उदाहरण ऐसे ऐसे हैं इसी समय में, जब एक ऑटो वाले ने अपनी पत्नी के जेवर बेच करके और एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है और वो मरीजों को फ्री में अस्पताल पहुंचा रहा है, उनको ऑक्सीजन दे रहा है। तो मतलब गिलहरी भी इस वक्त अपनी पीठ पे रेत डाल करके राम सेतु मजबूत करने में लगी हुई है। ये वो समय है और ये नल नील होकर के भी साले बैठे हुए अपना हाथ मल रहे हैं।
ये तो मतलब बहुत ही दुर्दांत तस्वीर है, लेकिन ये यही अच्छी उपमा थी ये। एक बिजार स्टोरी का वक्त हो गया है, वो बिजार स्टोरी भी कोरोना वायरस से ही जुड़ी हुई है। और खबर ये है कि आसमान में ही 52 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। खबर ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट में कुछ लोग निकले थे और सभी लोग नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर के चले थे। सबकी नेगेटिव रिपोर्ट थी, किसी को कोविड वायरस का इन्फेक्शन नहीं था। और 118 यात्री थे कुल। और ये हांगकांग ये फ्लाइट जा रही थी। जब ये हांगकांग पहुंचे और पहुंचने के बाद जब इनका वहां प्लेटफॉर्म पे टेस्ट कराया गया तो इनमें से 52 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये 52 पॉजिटिव यहीं से थे। नेगेटिव सर्टिफिकेट बना करके देखना, कुछ दिनों के बाद लोग वैक्सीन की भी सर्टिफिकेट बना के घूमेंगे कि हमें लग चुकी है। यहाँ पे एक रैकेट है सर्टिफिकेट बनाने का। हमारे देश में तो जाति प्रमाण पत्र हो, किस चरित्र प्रमाण पत्र हो, सब कुछ नकली बनाने का धंधा है। और इनफैक्ट अभी कुछ लोगों को पकड़ा गया है इसी के लिए कि वो 17 लोग पकड़ाए हैं। नेगेटिव का रिपोर्ट देते थे। पता है उस कंपनी का नाम था कुछ IG स्ट्रिंग्स या कुछ नाम था। वो एयरपोर्ट ने उनको नियुक्त किया था, दिल्ली एयरपोर्ट ने, कि उनके पास सही में एक लैब है। उसको नियुक्त किया गया था इसलिए कि वो लोगों को चेक करें। उसी कंपनी ने नकली फर्जी सर्टिफिकेट नेगेटिव देने शुरू किए उनको, जिनको यात्रा करने की आवश्यकता थी। एक तो ये बहुत ही बुरी चीज शुरू की गई है, ये प्रथा ही गलत थी कि कई राज्यों ने कहा कि आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको 48 या 72 घंटे पहले नेगेटिव होने वाला रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो बहुत सारे जगहों ने सही में टेस्ट किया और बहुत सारे स्वस्थ लोग टेस्ट हुए, है ना। RT-PCR की किट बर्बाद की गई, कोई लक्षण नहीं है उसमें, लेकिन उसको टेस्ट कराना है क्योंकि उसे यात्रा करनी है। कई जगहों पे टेस्ट की शॉर्टेज हो गई सिर्फ इसलिए कि ट्रैवल करने वालों पे हमने ये इम्पोज कर दिया कि आप में लक्षण हो या ना हो, आपको सर्टिफिकेट लेनी है बस। तो फिर जब टेस्ट किट खत्म हो गई तो क्यों बर्बाद करें, सीधे नेगेटिव बना के दे रहे हैं लोगों को। और उसके चलते हांगकांग ने हमारे विमानों को अब अगले 15-20 दिन के लिए बंद कर दिया कि आए ही नहीं आप। मतलब मुझे लगता है कि यात्रा का औचित्य जो है, मैं इसको वहां से देखता हूं जहां से बहुत सारी आलोचना हो सकती है कि आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन नियम ही ऐसा बनाया गया है कि हाँ, नियम ही लोग ऐसे बनाया गया है। नेगेटिव। लेकिन मैं इससे भी आगे की एक बात कहना चाहता हूं कि अगर 10,000 लोगों के आवागमन को अंतरराष्ट्रीय या 1 लाख लोगों के आवागमन को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबाधित करके, रोक करके आपके देश में कोविड की सेकेंड वेव को रोका जा सकता था, इस सुपर स्प्रेड और डबल म्यूटेंट वेरिएंट को आने से रोका जा सकता था, तो आपको वो करना चाहिए था। मुझे अभी भी ये लगता है कि 1 साल जो लोग विदेशों में थे वो वहीं रह जाते, जो यहाँ से वहाँ जाने के लिए बेचैन थे वो यहीं रहते, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होती तो शायद ये बुरी स्थिति नहीं आती कि अप्रैल के महीने में 2 लाख लोग मर जाते इस देश में। हकीकत तो आप ये देखो सर, जो हमारे नियंत्रण में था, महाराष्ट्र में ही पहले जो ये साउथ अफ्रीकन ब्राजीलियन वेरिएंट थे, महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद या 2-4 शहर थे जहां से शुरू हुआ, फिर मुंबई आया। आप अगर चाहते ना, आपने देखा कि पहले 15-20 दिन तक तो निकला नहीं था वहां से इस रूप में। आप उसी समय कहते कि बस मैं इसको इंटरनल लॉकडाउन कर रहा हूं कि महाराष्ट्र से अभी के लिए अन्य राज्यों में लोग नहीं जाएंगे। फिर उनको खोज कर आप उनकी शुश्रूषा करते और उन्हें ठीक करते। हमने क्या किया, हमने सिर्फ केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को बोला कृपया ध्यान दें, आपके यहाँ बढ़ रहा है मामला। केरल को भेज दिया, छत्तीसगढ़ को भेज दिया, है ना। बस एक नोट भेज देते हैं कि आप ना ध्यान दें इसका। और क्या हुआ फिर 20 दिन के बाद वो पूरे देश में फैल गया, हाईली इन्फेक्शियस था। ये बात आप पता, हम खबरों में डील करते हैं, उसी समय आ रहा था ये हाईली इन्फेक्शियस है, ये बहुत खतरनाक रूप तेजी से फैल रहा है। जब औरंगाबाद में सिर्फ इसी पॉडकास्ट में पर हमने जाने दिया। 3 ताल में फरवरी के महीने में हम लोग ये बात कर रहे थे और मैं कह रहा था कि ठीक वही स्थिति बन रही है जैसी पिछले साल थी। हम लोग ये चर्चा कर रहे थे फरवरी के आखिर में 3 ताल में कि मुझे सब कुछ 2020 जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि खतरा आ गया है, प्रवेश कर लिया है और हम उसको देख नहीं रहे हैं, हम उसको मध्य मार्च में देखना शुरू करेंगे। और वही हुआ, हमने मध्य मार्च में देखना शुरू किया और होली आते आते वो हाथ से निकल चुका था।
और उसकी क्रोनोलॉजी आप देखें ना, तो जैसे फर्स्ट वेव केरल और महाराष्ट्र से होते हुए आई थी और सेकंड वेव भी वहीं से आई है। बिल्कुल। जहां जहां विदेश में भी, जिन तो देशों मैं में हमसे ये नहीं पहले, समझ पाया, और मैं अभी भी इस बात को नहीं समझ पाया हूं कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करना, लोगों को आने जाने देना, चीज़ों को सामान्य मान लेना जरूरी था। ठीक है कि हमारे यहाँ लोग नहीं मान रहे थे, सब उत्सव के मोड में आ गए थे, लग ही नहीं रहा था कि कोरोना है। अरे तो कहीं नहीं मानते दुनिया में। हाँ, अमेरिका में क्या हालत थी, दुनिया का लेकिन सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट था वो। क्यों? क्योंकि लोग नहीं मान रहे थे। लोग बिल्कुल, कहाँ मानते। लेकिन लोग नहीं मानेंगे। लोग कानून की किताब से हमेशा नहीं चल रहे होते हैं, लोग हमेशा उस नियम से नहीं चल रहे होते हैं। इस स्प्रेड को रोका। सरकारें किस लिए होती हैं? सरकारों को ये स्कोप नहीं होता है कि वो लोगों की तरह बिहेव करें। जी, सरकारों का दायित्व तो बिल्कुल अलग, मुख्तलिफ किस्म का होता है। और मैं अभी भी मानता हूं कि पिछले साल भी समय रहते अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दिया गया होता तो ये स्थिति नहीं होती, और इस साल भी अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हम रोकते समय रहते तो ये स्थिति नहीं होती। कोरोना वायरस पे और भी थोड़ी एक आगे अगले हिस्से में बात करनी है, उसमें और चीजें भी हैं, पर अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं 3 ताल। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर 3 ताल सुन रहे हैं आप, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ। आज तक रेडियो या आज तक पॉडकास्ट ऐसा लिखकर अगर आप गूगल करेंगे तो आप हम तक पहुंच जाएंगे। और एक तरीका ये भी है कि आप कोई भी अगर पॉडकास्ट वाली ऐप यूज करते हैं, मतलब कि गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट या जियो सावन, तो आप वहां पर आज तक रेडियो लिख करके सर्च कर सकते हैं। आपको हमारे सारे शोज मिल जाएंगे, जिनमें 3 ताल भी एक है और भी बहुत सारे शोज हैं। और उन्हें सुनने के बाद अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई चिट्ठी, कोई संदेश, कोई सवाल छोड़ना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट सुझाना चाहते हैं, तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें radio@aajtak.com। आपकी चिट्ठी हम इस 3 ताल कार्यक्रम में पढ़ के सुनवाएंगे और आप जो सब्जेक्ट सुझाएंगे उस पर बात भी करेंगे। आज भी इनफैक्ट हमें बात करनी है सनी कुमार की, जो छपरा से चिट्ठी आई है। वो चाहते हैं कि छपरा शहर पे बात हो, आगे उस पर बात होगी। लेकिन बाबा, जो कोरोना पर हमने डिस्कशन शुरू किया, आज 1 मई है और 1 मई से बहुत लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन अभी कोविन पर जाकर के अगर हम देखें, जो लोग रजिस्टर भी करा चुके हैं, वो उम्मीदें उतनी पूरी होती दिख नहीं रही, क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है अभी 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज से शुरू होना है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए क्या बड़े चैलेंजेस हैं जो अभी शुरू होना है? वैक्सीनेशन का जो पूरा का पूरा हम सोच रहे हैं कि नहीं, कई राज्य देखिए ऑलरेडी हाथ खड़े कर चुके हैं। अभी मेरे मित्रों ने, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सवाल पूछ रहे थे, एक फोटो भेजी है। यहाँ पे किसी प्राइवेट अस्पताल में 900 रुपए में वैक्सीन लग रही है दिल्ली में, और लंबी मानव कतारें हैं, 500 मीटर लंबी कम से कम मानव कतारें, और एक नहीं 3-3, 4-4 लाइनें लगी हुई हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। वो पिछली बार आपको याद हो, हमने कीमतों पे बात की थी, तो हमने बोला था कि सरकार को जो है ये मैन्युफैक्चरर कंपनीज की थोड़ी बाह मरोड़नी चाहिए, और कड़ाई से बात करेंगे तो मामला सुलझ जाएगा। और हम लोग ये कहते हैं 3 ताल में जो बात करते हैं वो कुछ ना कुछ रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है, और इस बार वो हुआ भी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को जिस दाम पर राज्यों को बेचा जाना था पहले, जो तय हुआ था, दोनों में कटौती हो गई। दोनों ने कटौती करके ऐसे किया है जैसे वो कुछ कृपा कर रहे हों। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही पेला है विधिवत, और केंद्र सरकार से पूछा है कि ये 2 दाम क्यों हैं। तो कल जस्टिस चंद्रचूड़ ने काफी सख्ती से उसके ऊपर अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। और बहुत सारे मामलों में हम ये देख रहे हैं कि सरकार जो निर्णय नहीं ले पा रही है, सरकारें जो चीजें सोच नहीं पा रही हैं, वो सारी बातें
न्यायाधिकरण को कहनी पड़ रही हैं। तो इस वक्त न्यायपालिका जो है वो ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, जिस तरह के ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, वहां पे भी बहुत क्यास है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कल की बहस के मिनट्स कहीं पे पढ़ें तो आपको बड़ी हंसी भी आएगी कि किस स्तर पे जाकर के बातचीत हो रही है, कितनी अज्ञानता भी है, कितना एंजाइटी भी है वहां पे, किस तरह के अजीबोगरीब आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। लेकिन इसके बावजूद थोड़ी बहुत उम्मीद जहां से आ रही, थोड़ी बहुत जो फटकार पड़ रही है सरकारों को, जैसे योगी सरकार को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे कहता है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए या मुझे कोई मदद चाहिए या मुझे कोई सहायता चाहिए और कोई सहायता करने आता है, तो इन लोगों के ऊपर आप मुकदमे नहीं कर सकते। ये बहुत ही औरंगजेबी फरमान उत्तर प्रदेश की सरकार का पिछले दिनों आया था। और कोर्ट ने कल, सुप्रीम कोर्ट को अंततः कहना पड़ा कि अगर इस तरह के लोगों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करते हैं तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। तो ये स्थिति है। तो वैक्सीन वाले मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट को कल कहना पड़ा कि आप वैक्सीन के लिए अलग अलग दाम कैसे हो सकते हैं, और ये लोग जितनी भी वैक्सीन बना रहे हैं वो वैक्सीन भारत में आपूर्ति 100% क्यों नहीं हो, और क्यों उनको बाहर बेचने दिया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है इस वक्त देश में। तो ये सारे सवाल जो हैं ये सरकारों की तरफ से आने चाहिए थे। ये बातें राजनीतिक इच्छा शक्ति से निकल करके आने चाहिए थे कि भाई तुम बाहर नहीं बेच सकते हो, तुम सारी दवा यहाँ पे दो, हम तुमको दे रहे हैं पैसा, हम कुछ समय के लिए अपनी नई पार्लियामेंट बनाना स्थगित करते हैं, 2 साल के लिए उस प्रोजेक्ट को मुलतवी करते हैं और सारा पैसा इधर चैनलाइज करते हैं। सेंट्रल विस्टा, हाँ, आप सेंट्रल विस्टा बना के क्या करेंगे, लोग ही नहीं बचेंगे। तो 1 करोड़ लोगों की लाश के ऊपर अगर सेंट्रल विस्टा बनना है तो उसको उस रिश्ते से कोई रिश्ते नहीं रखने चाहिए। मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ हमारे पास सेंट्रल विस्टा वाला मामला लोग ला रहे हैं, बाबा ने भी उठाया, उसका कारण एक अलग है कि हमको सेंट्रल विस्टा अच्छा नहीं लगता, पर उसका इससे कोई लेना देना। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हमारे इस देश में पीएम केयर्स में इतने पैसे हैं कि उससे सारे लोगों को वैक्सीन लग जाए। सवाल ये है, वैक्सीन नहीं है, न पहले थी न अब है। अब तो हमने 18 से ऊपर के लिए खोल दिया है, तो अब और भी कमी है। वैक्सीन नहीं है। कैपेसिटी जो है उसकी 6 करोड़ है कोविशील्ड वालों की, यानी सीरम इंस्टीट्यूट की, और इसकी तो बहुत ही कम है भारत का बायोटेक की। सवाल है कि उन दोनों कंपनियों को, और भी वैक्सीन बनाने वाले लोग हैं हमारे देश में, जैसे डॉक्टर रेड्डी स्पुतनिक की वैक्सीन बनाएंगे, बायोकॉन है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ जो कि वैक्सीन बनाते हैं। सवाल यह है कि अभी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कोवैक्सीन का फॉर्मूला है वो तो आईसीएमआर जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने साथ मिलकर बनाया ना, भारत बायोटेक के, वह चीज बाकी लोगों के पास साथ जिनकी कैपेसिटी है बनाने की, उनके साथ वो शेयर की जाए और सभी मिलकर कोवैक्सीन बनाने लगे, है ना। और उसकी जो भी रॉयल्टी बनती है भारत बायोटेक को दे, सरकार दे, पेटेंट फ्री कर दे उसको। मतलब उसको अभी के लिए आपको सारे जितने भी फैक्ट्री हैं आपके वैक्सीन के, चाहे वो दूसरी वैक्सीन बनाते हो, उन सबको उपयोग में लाने की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन के ऑर्डर जो प्लेस करने हैं, अगर राज्य सरकारों को करने हैं तो राज्य सरकार, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सभी, अभी जो मैं कल देख रहा था, सभी लोग सीरम इंस्टीट्यूट को बोल रहे हैं कि मुझे इतना वैक्सीन चाहिए। जैसे झारखंड ने बोला मुझे इतना चाहिए, बिहार ने मुझे बोला इतना चाहिए, लेकिन वो तो बना ही नहीं सकता ना। उसका जो फैक्ट्री है उसकी तो लिमिटेड कैपेसिटी है। कैपेसिटी इनहेंस कैसे करें उस पर विचार होना चाहिए। अभी सभी लोग, अगर आप सभी लोग दे देंगे ऑर्डर तो किसी को 6 महीने बाद डिलीवर करेगा, तो आपके वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की ऐसी की तैसी होने वाली है। बहुत आवश्यक है कि इमीडिएटली, और इसमें प्रधानमंत्री को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और किसी से होगा नहीं। ये प्रधानमंत्री को सीधे सीधे इन लोगों से बात करनी चाहिए कि बताओ ये इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें राइट नाउ कैपेसिटी चाहिए जो नहीं है। अब स्पुतनिक यहाँ 3 महीने के बाद बनना शुरू होगा, है ना, तो मई जून जुलाई हो जाएगा, वो अगस्त हो जाएगा। अभी जो स्पुतनिक की खेप आई है वो बहुत छोटी है। तो जितने भी तरह के वैक्सीन हम यहाँ लोकली बना सकते हैं हमें बनाना चाहिए, और
कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। 1 महीने के अंदर कौन कैपेसिटी बिल्ड कर सकता है? सीधी सीधी बात है, अगर डॉक्टर रेड्डीज के पास कैपेसिटी है तो बाकी सारे वैक्सीन बनाना बंद करे अभी। या तो कोई पोलियो की बना रहा है, कोई बुखार की बना रहा है, कोई अफ्रीकन फ्लू की बना रहा है, कोई चाइनीज फ्लू, सब कुछ बंद कर देना चाहिए। और ये फॉर्मूला सबके साथ शेयर होना चाहिए और सारे लोग वैक्सीन बनाने में लग जाएं, तो हो सकता है कि 5, 6, 7 महीने में बना सकें और 1 साल में लोगों को इनोकुलेट कर सकें। इस रेट में तो मुझे संभव ही नहीं लगता कि हम 3 साल में कर पाएंगे कुछ। हाँ, क्योंकि 18 से 44 की उम्र के ही जो लोग हैं हमारे यहाँ, वो 35 करोड़ से ज्यादा हैं। और अगर अभी की रेट में जो उपलब्धता है वो देखें तो जुलाई अगस्त से पहले अभी कुलदीप हो क्या रहा है, आप नई वैक्सीन की बात छोड़िए, बहुत बड़ी आबादी जिसको कि फर्स्ट डोज लग चुकी है उसको सेकंड डोज उपलब्ध नहीं है। उसको सेकंड डोज कब लगेगी ये उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। कई जनपदों में, कई राज्यों में ये स्थिति है। और जिस तरह से आपने इसको और खोल दिया है बिना वैक्सीन के, भयंकर भीड़ वहां पे लग रही है। इस वक्त वैक्सीन लगवाने के लिए जाना इतना ज्यादा रिस्की हो चुका है। लोग जो वैक्सीन लगवाने जाएंगे वो जाएंगे नेगेटिव, वैक्सीन लगेगी और घर आएंगे पॉजिटिव। इस तरह की स्थिति भी बन गई है। मुझे बाबा गांव से, यहाँ शहरों में मैंने खुद ही वैक्सीन लगवाई 1 डोज। मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। और गांव से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग वाज ऑर्डरली। एक सीमा थी, इनके ऊपर के लोगों को लगेगी, वैक्सीन था, लोग धीरे धीरे आ रहे थे, लगवा रहे थे। अभी आपने क्या किया कि उसको जब ओपन कर दिया बिना वैक्सीन के, तो आपने जो आपके स्मूथ वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस था उसी को खत्म कर दिया। अब तो मुश्किल है। और आप ये देखिए कि देश में 80 करोड़ की आबादी है 18 से 45 वाली, जिसके लिए आपने खोला है। आप इस 45 को 40 कर सकते थे, 40 या 35 कर सकते थे, फिर 35 से 25 कर सकते थे, 25 से 18 कर सकते थे। इस तरह से उसको ब्रेक करना चाहिए था। एकदम से 18 से 45 का ब्रैकेट खोल देना, और ऐसे समय में जब 45 से 60 वालों की सेकंड डोज ऑलरेडी बची हुई है, आपने लगभग पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीन के लिए खोल दिया है। ना आपके पास वैक्सीन है और ना उस भीड़ को संभाल पाने का, नियंत्रित कर पाने का कोई इंतजाम है। अब एक इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, जिसको अब सुशील मोदी ने ट्वीट भी किया था इस बारे में, कि मोदी जी का ही प्रताप है कि सभी देश इस वक्त मदद कर रहे हैं। इस पे थोड़ा बात इसलिए करना चाहता हूँ कि दुनिया भर से मदद के हाथ बढ़े हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, हांगकांग, डेनमार्क और भी कई मुल्कों से। इसे लेकर के 2 थ्योरीज हैं। एक ये कहती है कि भारत ने पहली वेव के दौरान जो विदेश तक मदद पहुंचाई, जो डील्स थी बेसिकली पर मदद थी, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की हो या कोविशील्ड वैक्सीन की हो, ये उसका प्रतिफल है। जबकि दूसरा व्यू ये है कि जैसा ये ग्लोबल विलेज है अभी पूरी दुनिया, अगर ये सब भारत नहीं भी करता तो भी दूसरे देश मदद के लिए खड़े होते, क्योंकि हालत भारत में वाकई बहुत खराब है। ये तो अरे भूकंप आता है तो लोग मदद करते हैं ना। नहीं, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। मैं इसमें 2 चीजें कहना चाहता हूं। पहला तो ये, जितने भी राष्ट्राध्यक्षों ने, प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने मदद के लिए पेशकश की है, उसमें से किसी ने भी अपने ट्वीट में, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, प्रधानमंत्री मोदी की मदद की बात नहीं कही है। सबने, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, सबने इंडिया की मदद करने की बात कही है। मतलब ट्वीट में किसी ने प्रधानमंत्री का नाम मेंशन बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं लिखा कि माय फ्रेंड मिस्टर नरेंद्र मोदी, कहीं नहीं लिखा है। सबने कहा। डिप्लोमेसी में ये इशारे बहुत बड़े होते हैं। डिप्लोमेसी में ये इशारे बहुत बड़े इशारे माने जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हद से ज्यादा बुरी कवरेज भारत की हो रही है और खुल के भर्त्सना हो रही है। अब वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, किसी भी अखबार को उठा लीजिए, फ्रंट पेज में लीड स्टोरीज हैं जिसमें कि सीधे मोदी का नाम लेकर के उनकी आलोचना की जा रही है, सीधे नाम लेकर के आलोचना हो रही है, और तरह तरह की बातें उसमें कही जा रही है कि अति राष्ट्रवादी और ऐसे ऐसे तेवर कलेवर की वजह से वहां पे स्थिति और ज्यादा बिगड़ी है। तीसरी बात यह है कि जब ये कहते हैं ना सुशील मोदी, तो उन्हीं का मैं जवाब देना चाह रहा हूं कि जब वो कहते हैं कि ये मोदी जी का प्रताप ही है कि इतने सारे देश आकर के आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि जरा फिर इसी कड़ी में मुझे सूडान, सोमालिया, युगांडा के राष्ट्राध्यक्षों का भी नाम बता दीजिए जिनका प्रताप बहुत ज्यादा है और दुनिया भर से मदद उनको मिलती है।
इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी का प्रताप और सोमालिया, सूडान, युगांडा के राष्ट्रपतियों का प्रताप बराबर है, क्योंकि उनको भी दशकों से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और दुनिया भर के तमाम सारे देश मदद करते आ रहे हैं। WHO बल्कि वहां पे सबसे काम ज्यादा चला रहा है। एड जिसको मिल रही है इस तरह से, वो सबसे ज्यादा प्रतापी हाँ, है। तो वो सबसे बड़ा प्रतापी है जो सबसे ज्यादा भीग पा रहा है। तो भिक्षाटन पे आप आ गए हैं। आपका पूरा पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया है कि आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, आपको वेंटिलेटर्स, आपको बहुत ही बेसिक, बांग्लादेश कह रहा है, और इतनी छोटी सी पेशकश उसने की है ना, कि 50,000 दवाइयां देगा, रेमडेसिविर जैसी, और कुछ लाख पीपीई किट देगा। तो मैं इसको जेस्चर बड़ा मानता हूं कि वो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि आपकी नौबत क्या आ गई। आप वो देश हैं जो दुनिया भर को कुरैन की गोली बेच रहे थे, अमेरिका आप सप्लाई कर रहे थे, आप दुनिया भर को दवा बेचते हुए अपनी पीठ थपथपा रहे थे। 2 महीने 3 महीने पहले तक लगातार सरकार ये दावा करती रही कि दुनिया के सामने एक नजीर पेश किया है भारत की सरकार ने कोविड को नेस्त नाबूद करके, और हम पूरी दुनिया को मदद कर रहे हैं, और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। आज वाकई पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। तो सुशील मोदी जी पता नहीं किस हैंगओवर में हैं, लेकिन ये हैंगओवर होता है। ये हैंगओवर होता है जब आप अपनी गलती को, जब झूठ के लिए झूठ बोलना शुरू हो जाता है, तो ये हैंगओवर के तहत ही होता है। अपनी एक गलती को छुपाने के लिए आप 1000 गलतियां और करते हैं, और यही अभी हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे लिख देंगे तो गड़बड़ है, आप कह देंगे कि ऑक्सीजन नहीं है तो गड़बड़ है, आप ये कह देंगे कि बेड नहीं मिल रहे हैं तो गड़बड़ है, आप कह देंगे कि वैक्सीन नहीं है तो गड़बड़ है, और फिर ऊपर से प्रताप से जो है देखिए सब। अरे प्रताप तो प्रताप भानु मेहता का नहीं बचा भैया। देखिए इसमें मैं 2-3 चीजें छोटी छोटी ऐड करूंगा। बड़े मोदी साहब की जिम्मेदारी है तो दोष उनका बनता है। अगर अच्छा करता था तो देश उनको क्रेडिट भी देता था और सभी लोग देते थे। छोटे मोदी जो हैं तो छोटे ही हैं, इन पे टिप्पणी करके वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय कवरेज में ना एक और भी बात है जो सामने आती है, अगर उसको गौर से देखेंगे तो उनके लिए ना भारत फिर से मंगता हो गया है, तो ये उनको अच्छी बात लग रही है। भारत ने पिछले सालों में धीरे 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 विदेशों को कहना शुरू किया कि हमको एड मत दिया करो। जैसे ब्रिटेन ना हर साल कुछ देता था, उनको बोला यार अपन ना अब एड वाले नहीं है, हमको एड वेड मत दो, व्यापार करो हमसे, एड मत दो। अभी इनफैक्ट कनाडा ने अभी कुछ $1 मिलियन की घोषणा की, तो प्रधानमंत्री के ऑफिस से बोल दिया कि भाई साहब पैसे नहीं चाहिए, पैसे हमारे पास बहुत है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एक दूरदर्शिता नहीं थी, है ना, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां कम पड़ गई हैं, हालांकि हम उसके कारण अलग है। हम तो दुनिया की फार्मेसी कहलाते हैं और सभी बोलते मानते हैं इस बात को, पर हमारे पास अभी दवाइयां, कुछ जरूरी वाली दवाइयां कम पड़ गई हैं। हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास उतने बेड नहीं है जितने की आवश्यकता हमको है, हॉस्पिटल बेड्स। अब है कि क्या किसी भी देश के पास उतने हॉस्पिटल बेड्स थे? नहीं। अमेरिका के पास भी नहीं थे, जो बहुत सबसे अमीर देश है, बहुत एडवांस्ड है मेडिकल फील्ड में। यूरोप के पास भी नहीं थे। तो हमारी स्थिति उनसे बहुत कुछ ज्यादा बदतर नहीं है। उनके पास जनसंख्या कम है ना, तो उनकी जनसंख्या का प्रोपोर्शनेट हिस्सा अगर अस्पताल जाता है तो उनके पास जगह नहीं थी। हमारी तो जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ हेल्थ पे हमने खर्चा नहीं किया है, कभी नहीं किया है। मोदी का मामला नहीं है ये। 1.5% आपका हेल्थ में देते हैं आप अपने जीडीपी का, तो वो कोई खर्चा नहीं है। सब कुछ टनाटन चल रहा था, यही एक गड़बड़ है। हमारे देश में इनफैक्ट हेल्थ के सिस्टम्स इंप्रूव किए थे। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ना, जब छोटा था तो मेरे गांव में क्या पीएचसी था और अभी क्या पीएचसी है। अभी डॉक्टर हैं, 2-4 बेड भी हैं। सब जगह ऐसे हल्के हल्के स्तर पे इम्प्रूवमेंट हुई है। देश में कई बड़े निजी अस्पताल बने हैं, बहुत उच्च क्वालिटी के। विदेशी लोग आकर इलाज कराना पसंद करते हैं, सर्जरी कराना पसंद करते हैं यहाँ। पर मामला टनाटन था, लोग समझ ही नहीं पाए कि ये एक प्राकृतिक आपदा की तरह आएगा और इतनी तेजी से आएगा और ऐसे आपको गिराएगा कि आप पानी नहीं मांग रहे होंगे। वही हुआ। हमने दुनिया से मांगा नहीं, दुनिया ने हमारी दुर्दशा देखी और उन्होंने देर सवेर ही, कुछ देश जो देर भी लगाई, ये निर्णय किया कि भारत को अब मदद की जरूरत है। तो कुछ लोग सामान दे रहे हैं
जो पैसे दे रहे हैं उनको तो सीधे सीधे मना कर दिया जा रहा है कि भाई साहब पैसे की कमी नहीं है, पैसे हमसे ले लो यार आप, पर हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए। ऑक्सीजन के टैंकर किसी भी देश में इतने नहीं होते। ये लोगों ने सवाल उठाए, थोड़ा सा होश के नाखून लेना चाहिए सबको कि हमारे पास ऑक्सीजन टैंकर नहीं है। होश के नाखून, हाँ, तो ये मुहावरा नहीं सुना था मैंने ये तो सुना था कि होश की गोली खाइए जरा, होश की दवाई खा। अच्छा, होश के नाखून लेना भी होता है वही। अच्छा, सेम चीज है। तो उसमें क्या है कि किसी भी देश के पास ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर टैंकर नहीं होते। क्या करोगे ऑक्सीजन टैंकर का आप? हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, बिल्कुल थी, जितने की आवश्यकता थी। हमने दूरदर्शिता नहीं दिखाया, हमने ये नहीं देखा, किसी ने, दुनिया तो कहती है कि किसी ने नहीं देखा था। डॉक्टर फॉची का आज ही इंटरव्यू आया है कि किसी भी देश के लिए अगर ऐसी मुसीबत आ जाएगी तो उसकी हालत ऐसी होगी जैसी भारत की है। भारत एक गरीब देश है एक लार्ज लेवल पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है, घनत्व तो बहुत ज्यादा है। तो हम फंस गए हैं मुसीबत में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कवरेज में, खास करके वेस्टर्न मीडिया के कवरेज में, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट देख रहा हूं, एक खुशी कि ये बहुत बड़बोला हो गया था। उसका कारण नरेंद्र मोदी है ना। ये बहुत बड़बोला देश हो गया था, अचानक चढ़ बैठा था सब पर। हम ना दूसरों से बराबरी करने वाली बात करने लगे थे कि हम एक महाशक्ति टाइप है, चीन से मुकाबला हम ही कर पाएंगे, तुम लोग नहीं कर पाओगे, हम हैं तभी तुम लोग बचे हुए हो, इस तरह की बातें। दूसरी बात कि बार बार यह दिखाना कि हम अब शक्तिशाली हो गए हैं, है ना। ये ही देश हैं, यही अखबार हैं, गार्डियन और ये सब, जो हमारे स्पेस प्रोग्राम को भी लताड़ते हैं, ये कि भाई इनको देखो रोटी खाने को नहीं है, स्पेस में जाना है इनको। हमारे लोगों को जब हमने टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया तो हमको कुली, धीरे धीरे हमारी इमेज बनाएगी कि हम सॉफ्टवेयर कुलीज हैं, हमारी औकात अभी कुछ नहीं है। फिर हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, TCS, इन्फोसिस, साइज में इतनी बड़ी हो गई कि उनको लगा कि देखो। फिर ये हुआ कि तुम्हारे जो टैलेंट है, मगर वो सब तो अमेरिका के लिए काम करता है। हमको उन्होंने ना सपेरों का देश समझा हुआ था, और उनको इस बात में खुशी होती थी कि भारत जाओ तो हाथी मिलेगा, सपेरे मिलेंगे, झुग्गियां मिलेंगी और गरीब मिलेंगे, फोटो खिंचवाना है। सत्यजीत रे। फिर यहाँ पे उन्होंने देखा यार ये तो मतलब अजब तरह का देश है, यहाँ नेटफ्लिक्स भी जा रहा है, हम जो देख रहे हैं वो भी देख रहा है, हमने क्राउन लगाया वो उन्होंने भी लगा लिया। अभी उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि यार फिर से मंगता हो गया ये। उनके यहां भी सिस्टम कोलैप्स किया था। ब्रिटेन में लोग सड़क पे मर रहे थे एक थोड़े वक्त के लिए, फिर आबादी कम है बॉस, आप संभाल लोगे। दूसरी बात ये कहना कि त्राहिमाम हो गया, यस त्राहिमाम हो गया। हमारे यहाँ 4 लाख लोग रोज पॉजिटिव हो रहे हैं साहब, आपकी तो शहरों की आबादी नहीं होती उतनी, है ना। हमारे यहाँ तो 2 लाख लोग मर गए, समझो तुम्हारा कोई शहर खत्म हो गया। ये बात अवश्य है कि वो हमको एक तरह से उन्नाव से फतेहपुर जाते हैं, इजराइल खत्म हो जाता है। हाँ, हमको ना वो होता है ना कि नया सेट समझने लगे थे, ठीक है, और दिन रात बद्दुआ देते थे कि देखो नया कुर्ता सिलाया इसने, नया नया पैसा आया इसको। तो उनको एक बात की थोड़ी सी खुशी हो। मैं कवरेज में, हालांकि इस बात से मैं बहुत खुश हूं, लोग कहते हैं उन्होंने वो दिखा दिया जो हमने नहीं दिखाया, ऐसा नहीं है। वो तस्वीरें हम ही से लेते हैं, हम ही वो दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ के अखबार लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं। पर उन्होंने ये, हमारे देश में कुछ लोग हैं जिनको अप्रोप्रिएट करते हैं, वो कहते हैं देखो उन्होंने दिखा दिया, उनको कैसे दबाओगे। अरे कोई नहीं दबा रहा, कुछ लोगों को दबा रहे होंगे, कुछ लोग दब रहे होंगे, हम तो नहीं दबे। नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। जयशंकर ने एम्बेसडर्स को कहा है मैनेज करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भर्त्सना हो रही है उसको काउंटर करने के लिए कहा गया है। अरे वो तो सरकार का काम है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो लोग आज भारत के बारे में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने या गार्डियन ने या आपके वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका के बारे में या ब्रिटेन के बारे में ऐसी ही हेडलाइंस नहीं लगाई। उन्होंने ऐसी हेडलाइन अपने देश के बारे में भी लगाई और ऐसी हेडलाइन सब यहाँ के बारे में लगाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं, ये जरूर है कि ये जो आप कह रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर बिल्कुल है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये फैक्टर बनने की नौबत हम ही ने दी ना उनको। हाँ, हमने दी या हम दे रहे हैं, एक फर्क है छोटा सा कि हम दे रहे हैं उनको फर्क, और हम सही में अभी बहुत मुश्किल हालत में हैं। उनको हमें नंगटा देखने की तमन्ना थी और उनकी तमन्ना पूरी हो गई। हमने उनकी तमन्ना पूरी कर दी। हाँ, उनकी तमन्ना पूरी हो गई। हमको इस हालत में देख के तमन्ना है बर्बाद हो जाऊं। हाँ,
हाँ तो है दिल। तो उन्होंने किया, और इन लोगों को हम बहुत अच्छी तरह से हमने फिर जानते हैं। फैज की तरह कह दिया कि फिर हम ही कत्ल हुआ है यारों, चलो। उनके यहाँ बाय द वे वो जिस तरह की तस्वीरें, मैं मानता हूं हमारे यहाँ हम पब्लिश करते हैं ना, हम अपने यहाँ के लाशों की तस्वीरें पब्लिश करते हैं हमारे अखबारों में, हमारे टीवी चैनल्स पे वो होता है। उनके यहाँ नहीं होता, लेकिन वो अपना रूल हमारे लिए तोड़ देते हैं। वो अपनी वाली लाशें वो नहीं दिखाते, क्योंकि वो कहते नहीं हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट है कुछ, लेकिन हमारी वाली दिखा सकते हैं, अफ्रीका की दिखा सकते हैं, है ना, लैटिन अमेरिका की दिखा सकते हैं, क्योंकि हम वो कोड ऑफ कंडक्ट तब लागू नहीं होता क्योंकि हम नहीं करते। खैर, तो इसमें दोनों चीजें हैं। थोड़ा सा जो राष्ट्रवाद है, मैं राष्ट्रवाद जिसको बोलते हैं रिलीजियस नेशनलिज्म, उसके खिलाफ हूं। राष्ट्रवाद, मुझे नेशनलिज्म वर्ड ही बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, पर मैं उसके एक पहलू को देखता जरूर हूं। वो ये है, चीन उठा ना, उसका एक कारण था एक राष्ट्रवाद, उसने अपने आप में एक आइडेंटिटी बनाई। अमेरिका में भयंकर राष्ट्रवाद है, जबकि वो कोई राष्ट्रवाद कहलाने लायक नहीं है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद है, उसका जो कुरूप सामने आया है, उससे मैं जितनी घृणा मुझे है, मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। पर उनको इस राष्ट्रवाद के साथ साथ उनको एक आत्मविश्वास भी दिखता है पश्चिम को। और याद रखना, जो देश हमारे पैसों पे आज महान बने बैठे हैं, ब्रिटेन जैसे आइलैंड जो सिर्फ भारत के पैसे पे इतना बड़ा बन गया है कि वो एक महाशक्ति है, वो हमको, एंगेला मर्केल है ना, ये सब लोग बहुत बड़े राष्ट्रवाद के बल पर बढ़े हुए लोग, और उन्होंने जो पूरी दुनिया पे अपना एक टाइम में राज किया, लोगों पे अत्याचार किए, कत्लेआम किया, भयंकर लूट मचाई। ऐसे लुटेरे जिनके घर में अभी भी हमारा हीरा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो हमको ये देखकर बहुत जलते थे कि यार ये बहुत कठिन हो गया अब इनसे डील करना, ये बातें करने लगा है, बड़ा बोला हो गया है, 4 पैसे के आ गए हैं, शक्ति आ गई। हाँ, लेकिन बड़बोला ही हुआ मुझे लगता है। देखिए ताऊ, मैं उसमें नरेंद्र मोदी को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उन्होंने इसको और बड़ा कर दिया। इसमें सहमति ये है कि वो कर पाए, आपको तो किसी ने रोके नहीं रखा भाई। दूसरे ने टापू पे पैदा हो करके सूरज ना डूबने वाले देश जैसा अपना प्रसार कर लिया, दुनिया भर से अफ्रीका के तमाम सारे देशों में अपनी कॉलोनियां कायम की, रिसोर्सेज निकाले, भारत पे कब्जा करके रखा। ऑस्ट्रेलिया अभी भी उनकी लंगोट में बंधा हुआ है, वो कॉमनवेल्थ के मालिक हैं। ये सारी चीजें हमको किसी ने रोके तो नहीं रखा था। हम तो 47 के बाद तो हमने किया ना, जब हम आजाद हुए उसके बाद हमने एक गति पकड़ी है, हम वापस एक आत्मविश्वासी देश बने हैं। अभी जो ब्रिटेन जो हम पे करके गया वो हम पे नहीं पाते, हम पाकिस्तान से निपट नहीं पाते, हम चाइना का पसंगा उखाड़ नहीं पाए कुछ, उसके लिए तो नेहरू जिम्मेदार है। अपने यहाँ के हम कश्मीर का मामला आज तक हल नहीं कर पाए। हम दुनिया को, मतलब ठीक है ब्रिटेन ने किया, जर्मनी ने किया, तो वो हमसे बड़े घाघ थे, हम इसलिए उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं कि वो ज्यादा बड़ा घाघ है। घाघ नहीं थे, हम चिरकुट रह गए। हम घाघ की हम महान कत्ते नहीं थे, घाघ रहे हो नहीं रहे हो, हम महान कत्ते नहीं थे। हम अब हो रहे हैं ना, मेरा तो कहना यही है, हम अपनी जगह बना रहे हैं। हमारी ये महानता एक नकली ओढ़ी हुई बतौलाबाजी वाली महानता है। हम फेंकते ज्यादा हैं, लपेटते कम हैं। घाघ शब्द से याद आया, मैं चाहता हूं महान होने की इच्छा किसी को नहीं है, अपने पांव पर खड़े होने, दुनिया में कोई महान है नहीं। अपने पांव पर खड़े होने की क्षमता हमें विकसित करनी है, हमें करते रहना चाहिए। ये आपदा, ये वबा आई है, ये जाएगी, तो ये मूल बात है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की अपनी जो स्वास्थ्य प्रणाली है, उसके बारे में भारत 70 साल में नहीं सोच पाया, और ना अभी पिछले 7 साल में सोच पाया। हम अंबुमनी रामदास के टाइम से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एम्स वगैरह को भी प्राइवेट कर दिया जाए। हम लगातार बात करते हैं कि देखिए हेल्थ टूरिज्म हमारे यहाँ बढ़ गया, क्योंकि तमाम सारे ये जो गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां से लोग आकर के, युगांडा, सोमालिया, अफगानिस्तान से आकर के ऑपरेशन यहाँ पे मैक्स में, फोर्टिस में और अपोलो में करा रहे हैं। हम उसी पे गदगद घूमते हैं। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया। आप सोचिए ना, आप कभी पैरामीटर्स को देखिए कि इस देश में किस स्तर पे हेल्थ का सिस्टम, पब्लिक हेल्थ का सिस्टम खड़ा होना चाहिए।
आपकी आबादी बड़ी है तो आप ब्रिटेन बराबर करके थोड़ी रह सकते हैं, आपको भारत के हिसाब से करना पड़ेगा। पर बाबा क्या है, हम अभी बात कर रहे हैं ना, हम ये रेट्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, करना चाहिए था। हाँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूं ताऊ, मैं ये कह रहा हूं ये जब आपदा आने के बाद हम बात कर रहे हैं, यही मैं कहना चाह, मेरा इशारा ये था कि ये आपदा आने के बाद में सारे सवाल उठ रहे हैं लोगों के दिमाग में भी और सरकारों के सामने भी, टेबल पे भी, फाइलों में भी। मैं यही कह रहा हूं कि ये हमारी ही विडंबना है कि हमने एज अ पब्लिक, एक समाज के रूप में भी कभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़ाइयां नहीं की 70 साल में, जो हमको करनी चाहिए थी। अरे आप ये देखो कि स्वास्थ्य का ही मैं मुद्दा उठा रहा हूं, स्वास्थ्य कभी इस देश में मुद्दा नहीं रहा इलेक्शन का, कभी नहीं रहा, शिक्षा नहीं रही। आप अगर किसी ट्रेन में, शिक्षा नहीं रही, किसी ट्रेन से दिल्ली, कलकत्ता, पटना, अमरोहा कहीं से गुजरोगे आप, दीवारों को देखना। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मर्दाना कमजोरी। कभी भी इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनता। जबकि आप किसी शहर में प्रवेश करें तो आपको लगता है कि दो ही चीजें तो हैं, एक है कि 10वीं पास करें, बिना 10वीं के बाद 12वीं पास, मतलब शिक्षा, और मर्दाना कमजोरी। दो है, शिक्षा और स्वास्थ्य। यह स्पष्ट है, दीवारों पर लिखा हुआ है, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि बस स्टैंड के पीछे अमरोहा। लेकिन कभी मुद्दा नहीं बनता चुनाव में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर साहब हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में यूनानी जो है कमर के नीचे का इलाज करने में ही खत्म हो गई। यूनानी की पद्धति पूरी की पूरी कमर के नीचे ही खत्म हो गई, वो ऊपर आ ही नहीं पाई कभी भी। चलिए, हकीम साहब के यहाँ गए थे। हाँ, बस इतना ही कहना काफी होता। हाँ, लेकिन यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों निजीकरण में चले जा रहे हैं। इस देश में बहुत सारे एम्स बन रहे हैं, बीमारी है कमर के नीचे की, एक आगे की है और एक पीछे की। हाँ। बवासीर और नामर्दी, कैसी वबा है ये। तो वो मैं एक धीरे से यहीं पे एक सवाल सरकाना चाहता हूँ, बहुत लंबा नहीं इस पे, लेकिन इंडिया की जैसी पॉपुलेशन है, हम निजीकरण वगैरह की बात कर रहे हैं, अभी ये बात ये भी हो रही है कि ब्रिटेन में जैसे कि हेल्थ बेसिक राइट्स में शुमार है, मूलभूत अधिकार है। हमारे यहाँ हेल्थ मूलभूत अधिकार नहीं है, पर ये बहुत मुश्किल काम भी है हमारी आबादी और उसके लिहाज से कि आपने बेसिक राइट्स कागजों पे लिख दिया सबके लिए और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या है, वो बहुत दूर की कौड़ी है? वही राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ क्या है? यही है बिल्कुल। तो राइट टू लाइफ के ही बेसिस पे राइट टू इंफॉर्मेशन अगर बन सकता है तो राइट टू हेल्थ भी उसी बेसिस पे बन सकता है। राइट टू एजुकेशन इसलिए बना कि भाई ये लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है कि हमारे मस्टरोल में मुझे कितनी मजदूरी दी गई और मेरे हाथ में कितनी मिली, ये देखने का मेरा राइट है, क्योंकि ये मेरे जीवन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में यही दलील गई थी जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1946 का हवाला दिया गया, तो उस वक्त यही बात हुई। तो राइट टू लाइफ, अब संकट यह है कि राइट टू लाइफ को कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर डिफाइन नहीं करता है। तो वो डिफाइन नहीं होने का हमेशा फायदा जो है वो सरकारें अभी तक उठाती आई हैं। मुझे लगता है कि उसको और डिफाइन करने की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को, सुप्रीम कोर्ट में, इन सब जगहों पे उसको और डिफाइन करने की जरूरत है और एक नेशनल हेल्थ सिस्टम की तरफ मूव करने की जरूरत है। आप ऐसे देखें कि राइट टू लाइफ क्या है? राइट टू फूड भी राइट टू लाइफ से ही आया है, दोनों। राइट टू ब्रीथ है, राइट टू ब्रीथ है अगर, तो फिर ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा? लाइफ तो ऑक्सीजन ही है, वही नहीं मिल रहा लोगों को। केंद्र सरकार के साथ 3 कानूनों के बनाने के क्रम में मैं भी किसी स्तर पे इन्वॉल्व रहा, और वो 3 कानून हैं NREGA, राइट टू फूड और राइट टू इंफॉर्मेशन। इन 3 कानूनों के बनने के क्रम में मैं सरकारों के साथ चर्चा में, बातचीत में, कंसल्टेशंस में शामिल रहा। और इनकी जो यूपीए गवर्नमेंट जब थी, हाँ, यूपीए गवर्नमेंट जब थी, और जिन लोगों ने इसके लिए कैंपेन किया, मैं उनके साथ काम करता रहा, उनके साथ बैठ करके विमर्श करता रहा, क्योंकि उन्होंने तमाम सारे जर्नलिस्टों को, तमाम सारे सोशल साइंटिस्टों को इसमें शामिल किया था, इकोनॉमिस्टों को शामिल किया था। तो उस वक्त हमको ये याद है कि तीनों कानूनों के आधार में रोजगार की गारंटी का बेसिस राइट टू लाइफ था, राइट टू लिव। रोजगार गारंटी के अलावा राइट टू फूड का बेसिस जो था वो राइट टू लिव था। सुप्रीम कोर्ट में जो पूरी पिटीशन चली जस्टिस सावंत और एनसी सक्सेना के टाइम में, और राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर के भी सेम दलील थी। मैंने आपको वो किस्सा भी सुनाया राजस्थान का कि मस्टरोल की लड़ाई।
तो राइट टू लिव को और ज्यादा डिफाइन करके यहाँ पे देखने की जरूरत है। ठीक है। थोड़ा सा ये जो अब घाघ वाले जो जो शब्द आपने दूसरे कुछ देशों के लिए इस्तेमाल किया, वहां से मुझे अपने यहाँ के कुछ मुनाफिकों की याद आई, जिनके लिए ताऊ ने कहा कि ये मुनाफिक जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ताऊ, ये मतलब मेरा खुद का भी एक अनुभव है। मैं अपनी ही एक कलीग के, अपने ही हमारी ही इंडिया टुडे ग्रुप में ही काम करने वाली एक कलीग के पिताजी को रेमडेसिविर की जरूरत थी, और किसी ने एक लीड दी कि इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करें तो इनके पास है। मैंने उनको मैसेज किया कि आपके पास है, उन्होंने कहा हाँ है, और उन्होंने कहा कि आधार कार्ड और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब भेजिए। मैंने उनको सब व्हाट्सएप कर दिया, और उसके प्रोफाइल पिक्चर में एक दवा कंपनी का लोगो लगा हुआ था, और वो नंबर ऑफ था, सिर्फ उसका व्हाट्सएप काम कर रहा था। और जैसे ही मैंने उनको प्रिस्क्रिप्शन वगैरह भेजा, कुछ सेकंड के भीतर उन्होंने अकाउंट डिटेल्स भेज दी और नीचे लिखा 20,400 रुपए। मैंने पूछा मैं दवाई कैसे कलेक्ट करूंगा, उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने कॉल करने की कोशिश की, मैं लगातार हिंदी अंग्रेजी हर भाषा में लिखता रहा कैसे कलेक्ट करूंगा दवाई, उनका कोई जवाब नहीं आया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कोई भी दवा कंपनी ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकती कि वो लोगों में अपना, अच्छा बाय द वे जो अकाउंट डिटेल्स भेजे उसमें अकाउंट होल्डर नेम में उसी दवा कंपनी का नाम था, बहुत मशहूर वो दवा कंपनी। तो मुझे बड़ी जो है हैरानी हुई, और तब मैं समझ पाया कि ये एक फ्रॉड है, ये लोगों का अकाउंट में पैसे मंगा ले रहे हैं और दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे मुनाफिक जो ये काम कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, ये कैसे सोते होंगे रात में, इनके पकौड़े कहाँ तले जाएंगे? वो आराम से सोते हैं। इस देश में हर बेईमान आराम से सो रहा है। अगर आराम से नहीं सोता तो बेईमानी इस कदर की होती नहीं। हमको सोने पे जाना नहीं चाहिए। वो अगर सपोज करो कुछ लोग पुलिस से नहीं मिले होते, है ना, व्यवस्था से नहीं मिले होते, तो उनकी नींद थोड़ी थोड़ी खराब रहती है, क्योंकि पता नहीं कब रेड हो जाए, माहौल खराब है। पर ज्यादातर लोगों का रिश्ता ऑफिशियल तंत्र से होता है, और वो अब आराम की नींद सोते हैं, दूसरे की मुसीबत के में अपना मुनाफा देखकर। हम अभी तो कोरोना है, सामान्य टाइम में भी हम दवाएं जो है नकली बेचते हैं। यहाँ पर दवाएं जो जीवन और मृत्यु के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो सकती है, वो दीवारें हम नकली बनाते हैं और फिर लोगों को बेच देते हैं। छोटे शहरों में दवाइयों की असलियत का पता नहीं कुछ। बाबा बता रहे थे कि इलाहाबाद में जो है वो नकली दवाओं का तो मतलब केंद्र सा है। बिल्कुल। पटना के आसपास नकली दवाएं बनती हैं, दूसरे देशों में निर्यात होती थी, बहुत सारे देशों ने पाबंदी लगा दी, आप यहां से दवाई आयात ना करें। हम मिलावटी दूध बेचते हैं, हम मिलावटी खाना बेचते हैं, हम उन चीजों में भी घपला करते हैं जो कि आदमी के जीवन को संकट में डाल सकती है। इसलिए मैं अपने देशवासियों से बिल्कुल निराश नहीं हूं, उनसे मुझे अपेक्षा ही नहीं थी कि वो इतने बड़े आपदा में अवसर नहीं देखेंगे। बिल्कुल। और ये हमेशा से होता आया है, हम लोग इसके ऊपर 3 ताल में पहले भी बात कर चुके हैं कि ये बेशर्मी हमारे पास बहुत पहले से है, कोई नई बात नहीं है, कोई अभी ऐसा हो रहा हो ऐसा कतई नहीं है। हमेशा आपदाओं में ये एक, आप कहीं पे भी ट्रेन पलट जाए, कहीं पे भी ट्रेन पलट जाए और उस ट्रेन में 100 लोग मर जाएं, 80 लोग मर जाएं, और गांव के गांव वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग लोगों को निकाल रहे होते हैं, लेकिन लोगों को निकालने के लिए जो अधिकतर लोग लपकते हैं वो कानों से बालियां नोच रहे होते हैं, उंगलियों से अंगूठी निकाल रहे होते हैं, गलों से चेन खींच रहे होते हैं, जेबों में से बटुए निकाल रहे होते हैं, बिना ये सोचे कि इन लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाएगी, बिना ये सोचे कि इनकी पहचान नहीं हो पाएगी। यह हमेशा होता आया है। मुझे याद है कि कोसी की बाढ़ में लोग नाव से अपने गांव से निकलते थे और रास्ते में लुटेरे उनको लूट लेते थे, क्योंकि उस नाव में औरतें, घर के बुजुर्ग पोटलियों में, झोलों में अपने घर में जो भी सोना चांदी रुपया पैसा गुड़िया है और कागज है उनको लेकर निकल रहे होते। तो राशन लेके तो नाव में बैठ नहीं सकते, छोटी सी नाव है, 4 लोगों को 5 लोगों को लेकर के जा रही है बाढ़ में, और उनको बांका, चक्कू, गलासा लेकर के रास्ते में लूट लिया जाता था। तो किनारे पहुंचने से पहले उनकी सारी चीजें जा चुकी होती थी। तो लूट का इतिहास देश में नया नहीं है, बहुत पुराना है। हम हमेशा इस तरह के लोगों को देखते आए हैं
और ये लोग हमेशा से रहे हैं। कुछ लोग डकैत बन के ये काम करते हैं और कुछ लोग चोर की तरह। जो आपके मामला है वो चोरी का मामला है, और इस तरह के चोर बेशुमार हैं। आपने अपने खेतों में जहर बोया है, जो पेस्टिसाइड आपको पता है कि ये बहुत लीथल है, बहुत खतरनाक है, आप वो डाल करके फसल ज्यादा करते रहे, केवल इसलिए कि 14 कुंटल की पैदावार वाली फसल 18 कुंटल हो जाए। उस 4 कुंटल के लिए आप लोगों को जहर खिलाते आए हैं। आपने कभी परवाह नहीं की पेस्टिसाइड छिड़कते समय, अपनी वाटर बॉडीज को तबाह करते हुए, खाद का इस्तेमाल करते हुए, यूरिया से दूध बनाते हुए। आपने कभी भी परवाह नहीं की मिठाइयों में मिलावट करते हुए, साबुन मिलाते हुए, डिटर्जेंट मिलाते हुए। यह हमेशा से होता आया है, तो उसमें कोई नई बात नहीं, कोई नई घटना नहीं। अच्छा, एक ये जो लूट है या चोरी है, एक और चोरी या लूट डकैती कहें, वो डेटा को लेकर के भी है। बहुत लोगों को ये शक है कि जो डेटा है, और उसमें मैं इसलिए उस पर बात करना चाहता हूँ कि एक बयान आया अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, आपने सुना होगा। वो एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि कोविड से मौत के आंकड़े कम बताए जा रहे हैं, तो उनका जो बयान था, उनका जवाब था कि ये वक्त आंकड़ों पर ध्यान देने का नहीं है, और जिसकी मौत हो गई है वो हमारे शोर मचाने से जिंदा नहीं हो। ये डेटा को और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोवैक्सीन की एफिकेसी, फर्स्ट जिन लोगों को डोज लगी उनमें से कितने लोग बीमार हुए, इसका डेटा नहीं है। जबकि बहुत सारे पश्चिम के देशों में आप वेबसाइट पे जाएं और चेक कर सकते हैं जिनको पहली डोज में कितने प्रतिशत लोग बीमार हुए, कितनों को ये सिम्टम्स आए, दूसरी डोज जिनको लगी उसमें कितने प्रतिशत लोग बीमार हुए। हमारे यहाँ डेटा को लेकर के जो एक इग्नोरेंस है वो तो देखा जाए वो जबरदस्त है, और वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। हम और ताऊ इसके बारे में पिछले 1 हफ्ते से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हम बीबीसी हो गए, भगवान भरोसे कंट्री। एक बार आपने एक और दी थी इसमें, इसी का एक दूसरा वाला भी। इसका जो बीबीसी के अपने न्यूज रूम में प्रचलित 2 इसके फुल फॉर्म थे, बिहार ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और ब्राह्मा ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। है ना। लेकिन आज जिस बीबीसी वाली स्थिति में हम हैं, वो भगवान भरोसे कंट्री हो गया है मामला। इसमें डेटा का जो क्राइसिस है वो 2-3 स्तर पे है। एक तो है डेटा कलेक्शन, जो बेसिक है। डेटा कलेक्शन हो नहीं रहा है कि कितने लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो जितनी संख्या आपको दिखाई दे रही है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि उससे कहीं कहीं बड़ी संख्या कोविड पॉजिटिव रोज हो रही है या देश में है, क्योंकि गांव-गांव तक इस वक्त लोग इस ज्वर से, इस वायरस से पीड़ित हैं, और उन तक कोई भी जानकारी, कोई भी टेस्टिंग पहुंच नहीं रही है। पहली चीज तो पहले तो ट्रेसिंग में प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है, जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनमें लक्षण हैं, उनमें से एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसका कोई ट्रैकिंग नहीं है। सारे सिम्टम्स हैं लेकिन टेस्ट नहीं हो पा रहा है, और डेथ्स हो रही हैं। हॉस्पिटल में जो डेथ नहीं हो रही हैं कोविड से, वो कोविड डेथ मानी नहीं जा रही हैं। तो बहुत सारे लोग कोविड प्रोटोकॉल से जलाए जा रहे हैं, दफनाए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े आप देखते हैं कि बहुत ही सीमित संख्या में आ रहे हैं। और तीसरा एक डेटा कलेक्शन है जो आप कह रहे हैं, जो प्रिवेंटिव डेटा कलेक्शन है, वो 2 तरह का है कुलदीप। एक तो ये है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है या जिनको कोविड हुआ है, उनके रिस्पॉन्सेस किस तरह के हैं 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जिनको वैक्सीन लगी है उनमें किस तरह के सिम्टम्स आए हैं, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या हैं। और दूसरा है एटॉप्सी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कान से ब्लीडिंग, जबान ऐंठ करके बाहर आ जाना, नाक से नेजल ब्लीडिंग, होठों का काला या नीला हो जाना, यूरिन के रास्ते से ब्लीडिंग, इस तरह के सिम्टम्स कोविड से जो लोग मरे हैं उनको देखने को मिले हैं। उनमें हमारे दोस्त अभी अस्पताल में इस वक्त एडमिट है, कोविड पोस्ट कोविड, मतलब कोविड को उसे 14-15 दिन से ऊपर हो गया है, और इंटरनल ब्लीडिंग से वो जूझ रही है। बिल्कुल। रोहित सरदाना कल नहीं रहे हमारे यहाँ के एंकर, और उनके जाने में भी ऐसा प्रतीत होता है कि एक कारण जो है वो पोस्ट कोविड थ्रोम्बोसिस वाला रीजन बताया जा रहा है। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि जो डेड बॉडीज भी हैं, उनमें से भी कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस को, या जो जिनमें अलग तरीके की चीजें दिखी हैं डेथ के टाइम,
अगर 5%, 2%, 10% लोगों की भी ऑटोप्सी हो तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि कोविड किन किन ऑर्गन्स पे, किन किन लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहा है। लेकिन वो ऑटोप्सी भी एकदम नहीं हो रही है। तो आप ये सोचिए कि मेडिकल साइंस के हिसाब से वी आर डूइंग ब्लेंडर आफ्टर ब्लेंडर। इसलिए मैं कह रहा हूं ये भगवान भरोसे कंट्री है। अच्छा, लेकिन जो आप पहला वाला डेटा बोल रहे थे, डेटा कलेक्शन, एक डेटा कलेक्शन हरियाणा की सरकार कर रही है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार, और वो डेटा कलेक्शन ये 29 और 30 अप्रैल को होना था। उसके लिए बाकायदे विज्ञापन छपा 29 तारीख को अखबारों में, और वो विज्ञापन ये था कि बंदरों की गिनती होनी है, और लोगों से अपील ये की गई थी उस विज्ञापन में, सरकारी विज्ञापन में, कि वो एक मोबाइल ऐप के जरिए इसमें हिस्सा लें और बंदरों की गिनती में सरकार की मदद करें। यह हरियाणा सरकार का विज्ञापन था। अब देखिए कि उसी सरकार के प्रमुख ये कह रहे हैं कि इंसानों के मौत के आंकड़ों पर अभी ध्यान देने का समय नहीं है, और वही उसी सरकार का एक विभाग इस वक्त बंदरों की गिनती में रुचि और ऊर्जा दिखा रहा है। बिल्कुल, तो यही है नीरो साम्राज्य की एकदम सही परिभाषा यही है। पर बंदर की गिनती क्यों ही की? मतलब बंदर की गिनती करके मिलेगा क्या? वैसे भी वो तो एक यूजलेस जानवर है। इतना तो हम जान जाएंगे कि हमारे यहाँ कितने बंदर रहते हैं जब सब इंसान मर जाएंगे कोरोना से। नहीं, हम लोग ये जान जाएंगे कि 130 करोड़ के अलावा कितने और बंदर हैं। तो मतलब ये बहुत विचित्र स्थिति है कि ये एकदम कपिवत हो चुकी है चीजें। लग रहा है कि जिस राजा ने अपनी रखवाली के लिए, पंखा झलने के लिए एक बंदर पाला था, और लोकतंत्र में राजा प्रजा होती है, और जो सेवक होता है वो जो सत्तासीन होता है वो सेवक होता है, उसको एक दायित्व दिया जाता है कि आप सेवा करो। ऐसे कहा जाता है लोकतंत्र की परिभाषा में कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। वो वाला मामला है। अच्छा लगता है कहने में। हाँ, कहने में, देखने में अच्छा लगता है। लोगों को खुश करने के लिए, बहलाने के लिए। तो आपने रखा एक बंदर, और बंदर को पकड़ा दिया बेना कि भाई तुम सेवक हो, और रवि वर्मा की पेंटिंग में भी तुम चरणों में बैठे हुए हो धनुधर के सामने, तो तुम थोड़ा पंखा अंखा झलो। पंखा झलते झलते एक मक्खी आई, और फिर उस सेवक ने तलवार उठाई और मक्खी का संहार करने का निर्णय लिया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि राजा मर गया है, मर रहा है, उसकी नाक कट गई है, और बंदर जो है ताकतवर हो गए हैं। पर ये भी है ना, आपने लॉकडाउन नहीं किया और कहा कि सरकारी लोगों को काम करते रहना है, तो वन विभाग वाले करेंगे क्या? बानर गिन रहे हैं। बंदर को दी है, एक मुहावरा है, इधर ब्रज क्षेत्र में सुना था मैंने, उत्तर प्रदेश के। बंदर को दी हल्दी, उसने कहीं और मल दी। एक आखिरी चीज पे बात करते हैं ब्रेक से पहले, कोरोना से जुड़ी, और वो ये कि पिछली बार गरीबों का पलायन बहुत सुर्खियों में रहा, मजदूरों का पलायन, और इस बार अमीरों के पलायन पे बात हो रही है। कुछ लोग प्राइवेट जेट से देश के बाहर चले गए हैं, कुछ जाने के बारे में लिख रहे हैं, अचानक से प्राइवेट जेट्स की बुकिंग बढ़ गई है। क्या वो लोग गलत कर रहे हैं? नहीं, कोई गलत नहीं कर रहा। जान की चिंता सबको होती है, और सब बचना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी अमीर हो और चाहे कितना भी गरीब हो, क्योंकि मृत्यु का भय ये सार्वभौमिक चीज है, नैसर्गिक है। ये सबसे धनाढ्य को भी रहा है, जिन्होंने माया नगरी बनाई उनको भी ये भय रहा, वो भी चले गए। जिन्होंने पिरामिड बनाए उनको भी ये भय रहा, वो भी चले गए। और जो मजदूर थे उन पिरामिडों को बनाने में या ताजमहल खड़े करने में, वो भी मरे। तो मरे सब, राजा भी और प्रजा भी, और उनका भय सब में रहा। वही स्थिति है। तो कुछ लोग शहरों में प्लेग जैसा कोरोना फैला है और काम बंद हो गया है, जिएंगे कैसे, इसलिए अपने घरों की तरफ भागे, जाना पड़ा, विवश हुए, पैदल चले, बहुत कठिन रास्ते अपनाए उन्होंने। कई मारे गए, कई घर के मुहाने तक पहुंच के खत्म हुए। और कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि शहर में हर तरफ आग लगी हुई है, तो यहाँ से किसी सुरक्षित टापू पे चले जाएं, तो वो लोग जेट करके जा रहे हैं। तो वो उनकी क्षमता है, वो जा सकते हैं, वो जा रहे हैं। हमारे पास सबको है। हाँ, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।
वही। जैसे अगर मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ से भाग के रायबरेली चला जाऊं, ताऊ ये सोचे कि ये भाग के देवघर चले जाएं, और आप ये सोचे कि आप भाग के कानपुर चले जाएं, तो वहां बच जाएंगे। तो ऐसा है नहीं भाई साहब, वहां पे प्रलय और बुरी है। जैसे रायबरेली शहर में एक वेंटिलेटर नहीं है, तो यहाँ ये तो भ्रम में मैं रह सकता हूं ना कि शायद वेंटिलेटर मिल जाए। ये इस मुगालते, इस गफलते वेंटिलेटर में तो रह सकता हूं ना मैं, मिले ना मिले, या वेंटिलेटर तक पहुंच के लौटे ना। मतलब उनको लेकर के जो लोग धन पशु और इस तरह की बातें लिख रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी अपने परिवार को लेकर के यहाँ से चला जाता। हम वही फिल्में देख करके अप्रिशिएट करते हैं कि दृश्यम में अजय देवगन एक कत्ल के बाद, मर्डर ही था वो, भले ही अनइंटेंशनल था, एक कत्ल के बाद अपने परिवार को उससे बचाने के लिए किस हद तक जाता है, और उसकी स्मार्टनेस पर हम मुग्ध होते हैं। बिल्कुल। तो जिसके पास स्मार्टनेस नहीं है, पैसा है, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहा है अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैं तो देखो, वो जो 50, 100, 150, 200 लोग हैं, वो चले गए किसी दूसरे टापू पर, वो भी अच्छा ही है। अगर उनमें से कोई बीमार पड़ता तो फिर वो 4 बेड यहीं ढूंढते। बिल्कुल, और वो वहां पे जाए अच्छा है, ताकि यहाँ पे वो रिजर्व करके अपने लिए बेड ना रखे रहें। तो उनका चले जाने में कोई बुराई नहीं है। और देखो, इससे ठेंगा किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सिंगा बराबर भी, क्योंकि इन लोगों की तादाद बहुत छोटी है और लोगों को इस वक्त अपनी जान की इतनी पड़ी है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन देश के बाहर गया और एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है। लोग इससे एकदम अप्रभावित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी अपने पीड़ा से ही आदमी उबर नहीं पा रहा है। कल जो सही में जीतेगा बंगाल में, माथा पकड़ लेगा, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी है और खजाना खाली है। बिल्कुल। केशव का एक कार्टून था एडिट पेज पे द हिंदू के, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे। वो बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून था, 3 कॉलम का, और उसमें यही था कि एक शमशान, कब्रिस्तान और खंडहर जैसा व्हाइट हाउस है, जिसमें गिद्ध बैठे हुए हैं और चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं और इमारत जगह जगह से टूट गई है, कुछ पिलर गिरे हुए हैं, और उसमें बराक ओबामा दाखिल हो रहे हैं। ताऊ जो कह रहे हैं वो 2 मई के बाद बंगाल का दृश्य भी वैसा ही होने वाला है कि एक तो देखो, खाली है और हालत खराब है। इस देश में आने वाली इस सदी की सबसे बड़ी विपत्ति का ठीकरा बंगाल के चुनाव के मत से ही फूटा है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी की रैलियां, ममता जी की रैलियां, है ना, अधीर रंजन की रैलियां भी जोड़ लो, कुछ कम्युनिस्टों की भी रैलियां थी, बहुत क्लोज थी, और वो इलेक्शन करवाया गया। कम्युनिस्टों की रैलियों को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि इसलिए नहीं, सुनिए, मैं आपको एक दृश्य सुना देता हूँ कि ये नंदीग्राम वाले हिस्से में विमान बोस एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे एक चौराहे पे। उनके पीछे 3 लोग, एक ने हाथ वाला लाउड स्पीकर ले रखा था, कंधे पे टांगा हुआ था, उसका माइक जो है विमान बोस के हाथ में था, और 2 लोग लाल झंडा लेके उनके पीछे खड़े थे। टोटल सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी रही उनकी। और उस चौराहे के दूसरे बाकी 3 कोनों पे, चौराहे के 4 कोने, बाकी 3 कोनों पे 3-3, 4-4 लोग अपने दैनिक काम करते हुए दुकानों के सामने, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, पलट के उनको सुन रहे थे। तो उसमें कोविड स्प्रेड हो नहीं सकता है मुझे लगता है। तो आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद या 100 साल बाद जब बात होगी कि भारत में इतनी बड़ी विपत्ति आई थी, तो उसका ठीकरा बंगाल के चुनाव पर ही गिरेगा कि बंगाल में चुनाव हो रहे थे, उसके चलते स्थितियां और बिगड़ गई। हालांकि मैं मानता नहीं उसको उतना, ठीक है, चुनाव से भी बहुत फायदा है। वो मैसेजिंग गलत थी जो प्राइम मिनिस्टर ने भेजी, वो मैसेजिंग गलत थी जो मुख्यमंत्री ने भेजी। प्राइम मिनिस्टर ने आज भी वही गलत मैसेजिंग की है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि तेग बहादुर जी का आज शहादत दिवस है, घर में रहें, गुरुद्वारे न जाएं। और प्रधानमंत्री जी शीशगंज गुरुद्वारा पहुंच गए आज पीला कपड़ा बांध करके, और वहां पे अरदास में शामिल हुए। जब आप गुरुद्वारे जाते हैं तो आप 10 लोगों को संदेश देते हैं कि आज गुरु का दिन है, गुरुद्वारे जाओ। तो ये गलतियां लगातार प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं, अभी भी बाज नहीं आ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद अभी भी वो शीशगंज जाकर के, अच्छा होता कि वो अस्पताल का दौरा कराते किसी। बिल्कुल, वो किसी अस्पताल चले जाते आज तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अस्पताल में और भी खतरे हैं प्रधानमंत्री को, इसलिए वो नहीं गए। घर पे कर लेते गुरु की पूजा और वहां से फोटो खिंचा लेते। अच्छा, कैमरामैन उनके साथ था तो वो अलग अलग एंगल से तस्वीर
और प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत भोले हैं, उन्होंने खुद ही ये तस्वीरें ट्वीट की हैं, तो किसी और ने नहीं बताया है, स्वयं उन्होंने खुद बताया है कि मैं गया था और ये देखो मेरा बैक एंगल और ये मेरा फ्रंट एंगल और ये मैं ले रहा हूँ कड़ा प्रसाद और ये अब मैं झुक गया हूँ, सजदे में हूँ। हाँ, तो ये बंगाल का चुनाव जो है ना, याद रखा जाएगा इतिहास में, इसीलिए कि यह उस विपदा के बीचों बीच हुई थी। और उस चुनाव में जो जीता था, अगर वो जो जीता उसके मत्थे ज्यादा पड़ेगा, है ना। और तीसरा ये कि बंगाल अभी कंगाल है। जो बात ताऊ कह रहे हैं उसमें मैं एक फिर से व्यवधान और हस्तक्षेप डालूंगा। आज हम और ताऊ थोड़ा सा हस्तक्षेप से बंद के चल रहे हैं, बहुत अच्छा, मुझे मजा आ रहा है ना। वो ये है कि ये भी जो ना तो बंगाल पे ब्लेम की कहानी भी ये यूपी और बिहार वालों की पैदा की हुई है। और ईमानदारी की बात यह है कि बंगाल की स्थिति जितनी खराब हुई है उससे कहीं ज्यादा खराब स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश की है। वहां पे भी 4 चरणों में वहां पे मतदान हुआ है पंचायत चुनावों के लिए। कल मतगणना है पंचायत चुनाव की। शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का मतगणना का बहिष्कार कर चुका है। शिक्षक संघ ने लिस्ट जारी की है 500 से अधिक शिक्षकों की जो कि मर गए हैं। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में सरकारी नौकर, जिसमें कि शिक्षकों के अलावा जो कर्मचारी हैं, जो संतरी हैं, जो सचिव हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो भी कोविड की चपेट में आए हैं, मरे हैं। गांव-गांव तक उत्तर प्रदेश के इस पंचायत चुनाव ने कोविड को पहुंचाया है। मैं तो कह ही रहा था, मैं बंगाल में उतनी स्थिति खराब नहीं है जितनी अन्य जगहों पर है, लेकिन इस पूरी विपत्ति का ठीकरा बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा। चुनाव पर, बंगाल पर नहीं। बंगाल के इस चुनाव पर चूंकि सभी लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं कि हमने चुनाव क्यों होने दिया, रैलियां क्यों होने दी, है ना। यूपी में रैलियां ही नहीं हुई। यूपी में गांव में तो आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते ना, गांव की रैलियां नहीं होती, गांव का सामुदायिक भोज होता है। पिछले 3 दिन से सभी जिला मुख्यालयों पे यूपी में मेले जैसी भीड़ है, जैसे मेला लगा हो। 5-5, 10-10 हजार लोगों की भीड़ है कोविड टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव में नियम आ गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि कोविड टेस्ट निगेटिव होने पे ही उनको मतगणना में शामिल होने दिया जाएगा, और हर प्रधान के लोग रहने। तो आप सोचिए कि कितने पैमाने में लोग वहां पे जा रहे हैं, एक के ऊपर एक। मेरे गमछे का पसीना तुम्हारे कंधे पे है और मेरे माथे का पसीना तुम्हारी गर्दन पे है। इस तरह की स्थिति में है। आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रही थी कि क्या मतगणना जरूरी है, काहे करवा रहे हो यार ऐसे विपत्ति में। जब सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बोला था कि साहब चुनाव करवाना अभी जरूरी है का, तो इलाहाबाद ने कहा नहीं सुनेंगे तुम्हारी, चुनाव 30 अप्रैल के पहले समाप्त होना चाहिए बस। हाँ, राज्य का चुनाव आयोग जो होता है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की कि चुनाव को यार जाने दो, बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। बिल्कुल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी। 15 मई से पहले सारी प्रधान बहाल हो जाने हैं, इसलिए 30 अप्रैल तक चुनाव खत्म कराइए। लोकतंत्र है ये, 30 अप्रैल तक चुनाव खत्म होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि काहे कर रहे हो ये सब मतगणना। अरे तो चुनाव इतना जान जोखिम में डाल के किया, मतगणना काहे नहीं करे। पहले कहा कि भोज कराओ और सबको बैठ के खवा दिया गया। बोले पतली नहीं उठाएगा कोई। नहीं, अब कह रहे हैं कि मीठा ना दो, है ना। पुलाव, पापड़, पनीर, कटहल, है ना, नुक्ती, सब कुछ भकोसने के बाद में अब जब गोरस शक्कर का टाइम आया है तो कह रहे हैं कि नहीं या रहे दो, बहुत ढेर होगा। हाँ, कहेगा। हमको याद है यही इलाहाबाद हाईकोर्ट थोड़े दिनों के बाद कही कि 5 शहरों में लॉकडाउन करो, काहे कोरोना बढ़ रहा है। तो सबके मतलब इसमें क्या, जो एक कोई बोल रहा था सब मिले हुए हैं, एक डायलॉग है। कुएं में भांग है, कुएं में। हर पालिका में इस वक्त भांग चल रही है, उसके आगे अपनी सुविधा के हिसाब से जोड़ते रहे। आप विधायिका लिख लें, आप कार्यपालिका लिख लें, न्यायपालिका लिख लें, लेकिन कुआं जो है पूरा भांग में है और भांग महक गई है। एक ब्रेक अब 3 ताल में ले लेते हैं और आगे है बिहार के शहर छपरा पर बात। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन
जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। ब्रेक के बाद स्वागत फिर से आपका तीन ताल में। और ये न्योता वाले श्रोता का समय है जिसे हमें मतलब सुनने वाले लोग हमें ईमेल करते हैं radio@aajtak.com पर, और वो सवाल पूछते हैं, कई बार सब्जेक्ट सुझाते हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए। पिछली बार सनी कुमार ने छपरा से हमें चिट्ठी लिखी थी, जो हमें गूगल पॉडकास्ट पे सुनते हैं डाउनलोड करके, और जिन विषयों पे वो चाह रहे थे कि हम लोग बात करें, पिछली बार बात नहीं हो पाई थी समय की कमी की वजह से। तो बाबा दो चीजें उन्होंने कही हैं। एक तो ये कि वो चाहते हैं कि जो उनका शहर है बिहार का छपरा शहर, उसके बारे में एक टिप्पणी हो आपकी तरफ से। आप लोग गए हैं छपरा, मतलब क्या महिमा है इस शहर की? हाँ, ताऊ से शुरू करते हैं। हाँ, छपरा मैं गया नहीं, छपरे से गुजरा हूँ। छपरा नाम का है हमको समझ में नहीं आता। छपरा एक तो उन शहरों में से है जिनका जो बिहार यूपी दोनों में पड़ते हैं। छपरा वैसे बिहार में है फिजिकली, पर दिमाग से थोड़ा सा पूर्वांचल जो यूपी का है उसकी तरह का है। भिखारी ठाकुर की धरती है। और छपरा से गए हुए लोग अभी जो है पूरा सरनाम जिसको बोलते हैं सुरीनाम, दो अमेरिका के बीच में जो कैरिबियन एरिया है, वहां पे जो भारतीय हैं उसमें से बहुत ज्यादा संख्या जो है वो छपरा के ओरिजिन के लोगों की है। वो अभी भी भोजपुरी बोलते हैं, छपरा से प्रेम करते हैं। बहुत सारे लोग कभी छपरा ना आए हैं ना आएंगे, पर उनकी भाषा वैसी ही है। वो सारण जिले का जैसे रोहतास सासाराम है, वैसे ये दूसरा ऐसा जिला है जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुछ और है। हाँ बिल्कुल। तो छपरा से मेरा ताल्लुक जो बना वो बीएचयू में सबसे पहले बना, और हमारे तमाम बिरला हॉस्टल में जो साथी थे उनमें दो मित्र हमारे छपरा से थे। उनमें से एक मित्र हमारे साथ, हम दोनों लोग फिर साथ साथ दिल्ली आए, और मैं IIMC आया और वो JNU में लिंग्विस्टिक्स में उन्होंने एंट्रेंस टॉप किया। तो छपरा से चंदेल साहब थे, अभी देखिए उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ तुरंत, अभी तक याद था। तो वो छपरा से आते थे, और उनके पिताजी की एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी थी। और दिल्ली में आप पाएंगे कि छपरा से एक अच्छी खासी तादाद में लोग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। उनके पिताजी भी वो एजेंसी चलाते थे। अमरेंद्र सिंह चंदेल अभी आजकल वो मैसूर यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स पढ़ाते हैं, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। JNU के काफ़ी अच्छे लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स में रहे, वो BHU में हमारे साथ थे। और उसके बाद छपरा मेरा 2005 में फरवरी में जाना हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान। तो ये पूरी जो बेल्ट है, आरा, छपरा, भोजपुर, इस तरफ का पूरा जो प्रसार है, छपरा की दुकान का मैं अभी नक्शा याद नहीं है, लेकिन ताजे पत्ते में थोड़ा सा लुटपुटा और आवश्यकता से अधिक तरल चोखा, और बाकी मुझे याद है थोड़ा सा बहता हुआ चोखा था। हम लोग थोड़ा सा बंधा हुआ चोखा खाने के आदी हैं। तो ये अच्छी इमेजरी, बहता हुआ चोखा से समझ में आ गया। लुढ़कौआ की, मतलब थाली से एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाए। और सत्तू गगरे में बनाया हुआ सत्तू रख करके वो बेच रहे थे, सत्तू का शरबत जैसा। 1.5 रुपया की बाटी। और हाँ, तो मतलब 3 रुपया का पत्ता टाइप मामला था। हाँ, तो एक बाटी का हिसाब नहीं था। हाँ, 3 रुपया का पत्ता। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि 6 रुपए में आदमी जो है भरपेट खा सकता है। 4 बाटी में तो कल्याण हो जाए अच्छे का। तो वो मुझे ध्यान है। और ये जो पूरी बेल्ट है, इसका जो एक्सचेंज है, आप बनारस में बहुत सारे लोगों को पाएंगे जो कि रोहतास और सारण और इस इलाके के हैं। बाकी बड़ी प्रसिद्धि छपरा की जो बनारस में और यूपी में लोग जानते हैं, वो आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले। मैं वहीं पे आ रहा था। जैसे आप मिलते हो किसी से तो कहते हो क्या हो भैया, हाँ, है ना।
काहो भित्र, हाँ, लेकिन वहां पे बोला जाता काहो जिला, कि मतलब आप जो है आप जिला हो। जैसे मतलब आप स्टेट नहीं हो, आप एक जिला तो जरूर हो। अगला आदमी को सम्मान देने का तरीका है काहो जिला। तो 3 ही जिले हैं उनके लिए बाय द वे, आरा, छपरा, बलिया। 2 बिहार में पड़ता है, 1 यूपी में पड़ता है। और वो जब भी बोलते हैं तो बस सारे आरा, छपरा, बलिया हिला देंगे। हाँ, राई सिटी है। इस बेल्ट का एक जो रेलेवेंस है जिसको कि याद रखना चाहिए कि पूरा का पूरा जो आंदोलन रहा है खास करके लेफ्ट का, और उसमें भी जो एक्सट्रीम लेफ्ट का आंदोलन रहा है, उसमें इन जिलों की भूमिका रही है। आरा, भोजपुर उसमें ज्यादा आगे अग्रणी रह के रहे हैं, लेकिन छपरा भी उसमें इक्वली पार्टिसिपेंट रहा है और वहां पे भी काफी एक्टिविटीज रही हैं। काफी पीछे रहे हैं विकास के क्रम में ये जिले और ये क्षेत्र पूरा बहुत ही परित्यक्त रहा है एक तरह से। पटना से लोग हमेशा मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर वगैरह की तरफ देखते रहे। भागलपुर और किशनगंज जो है वो अपने ट्रेड सेंटर होने के नाते विकसित होते रहे, लेकिन बिहार के पास कम ही जिले हैं जिनको कि वो ये कह सके कि हाँ वहां पे काम हुआ है, वहां पे विकास हुआ है। रिवर ट्रेड का सेंटर था छपरा, क्योंकि वहां पे आप जिसको सरयू बोलते हैं, बिल्कुल, वो नदी जाकर गंगा में मिलती है वहां कोने में, जहाँ पे यूपी और देवस्थान कई हैं। हाँ, देवस्थान कई हैं, आमी वगैरह का जिक्र, शक्तिपीठ वगैरह भी है। हाँ, तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन पिछड़ा रह गया है छपरा और आरा, भोजपुर। आप जाएं तो आपको समझ में आता है कि अभी हम कहाँ पे छूटे हुए हैं। तो एक है गर्दन मोटी और गमछा। हाँ, सर उठाने का शगल बहुत तगड़ा है। तो ये है। बाकी छपरा के बारे में जो एक चीज समझ में आती है कि जिस तरह से सूरीनाम से लेकर के और तमाम महानगरों तक प्रसार है कि कैसे हमारे तमाम अविकसित या अल्प विकसित या पिछड़ गए जिले ईंधन बन जाते हैं विकास की बड़ी कहानियों के। वो छपरा उसका एक उदाहरण है कि घरों से लोग परदेश जा करके कमा करके और बाकी शहरों के विकास की ईंट बनते जा रहे हैं, और उनके अपने घर, उनके अपने चौबारे, उनके अपने स्कूल, अस्पताल वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। कुछ एक आध मॉल वॉल खुल गए हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो विकास का पैमाना नहीं है। विकास का पैमाना लाइफ स्टाइल है, लाइवलीहुड स्टैंडर्ड है, और उसमें अभी बहुत पीछे है। एक सवाल जो अगला और है, थोड़ी सी बातचीत उस पर भी कर लेते हैं। उन्होंने ये पूछा है सनी कुमार ने, और ये कोविड के संदर्भ में नहीं है, ऐसे ही एक जेनेरिक है कि सरकार जो है जेनेरिक दवाइयों को जब प्रमोट करती है जो हर जगह आसानी से अवेलेबल हो, सरकारी अस्पतालों में भी मिल जाए, और वहां ना मिले तो कम से कम मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाए, फिर भी सरकारी डॉक्टर्स उनकी जगह दूसरी दवाएं क्यों लिखते हैं, दूसरे सप्लीमेंट्स, दुर्लभ सप्लीमेंट्स वाली दवाइयां क्यों लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट क्यों लिखते हैं? क्योंकि उन्होंने ये लिखा है कि प्राइवेट डॉक्टरों की तरह सरकारी डॉक्टर भी ऐसी दवा लिखते हैं जिससे उनको मोटा कमीशन मिल सके, और इस मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है, मैं इससे परेशान हूँ। सरकार कहती है कि जेनेरिक दवाइयां लिखनी चाहिए। सरकार का एक सिस्टम है जेनेरिक दवाइयों को सप्लाई करने का। अस्पतालों में बहुत सारी जेनेरिक दवाएं प्लास्टिक के बड़े बड़े डिब्बों में, कनस्तरों में भर के सिरप पहुंचाए जाते हैं। जिला अस्पतालों में दवा वितरण की एक विंडो होती है जहां पे ये होता है कि आप जब पर्चा दिखाएं, ओपीडी में अपना चेकअप कराएं, तो वहां पे जाकर के आप दवाइयां ले लें। लेकिन दोनों का ही इंटरेस्ट है। एक इंटरेस्ट है उन लोगों का जो अस्पतालों तक दवाइयां सप्लाई करते हैं कि दवाइयां अस्पतालों तक पहुंचने के बाद में कैसे वो काला बाजारी में चली जाएं, तो दवाइयों की वहां से काला बाजारी होती है। और दूसरी काला बाजारी डॉक्टर के स्तर पे होती है, क्योंकि बहुत सारी दवा कंपनियां और उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो तरह तरह के पैकेजेस, तरह तरह के उपहार और बहुत सारा कैश, बहुत सारा कमीशन डॉक्टरों को देते हैं, और उसके बदले में डॉक्टरों को वो दवाइयां लिखनी होती हैं जो उन्हीं जेनेरिक दवाइयों की कंपनी मेड सब्सक्रिप्शंस हैं, और वो उनको प्रेस्क्राइब करते हैं और लोग जाकर के उन दवाइयों को खरीदते हैं। मेडिकल स्टोर से इस चीज का डेटा कलेक्ट होता है कि किस डॉक्टर ने आपको ये दवा लिखी है, और फिर उस हिसाब से उस दवा की सप्लाई वहां पे बढ़ती है, और फिर उसका कमीशन सबको जाता है। तो ये एक पूरी चेन है, ये एक बहुत बड़ा करप्शन है जिसके ऊपर लगातार
कहा जाता रहा है, बहुत सारी दबिश होती रही है, बहुत सारा एक्सपोज होता रहा है, लेकिन ये काम लगातार बदस्तूर चल रहा है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण दे देता हूँ। कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो लाख लाख रुपए के होते हैं, है ना। वो जो डॉक्टर लिखता है उसको 80,000 मिलते हैं। आप यकीन कर सकते हो क्या? 80% मनी गोज टू द डॉक्टर। वो क्यों नहीं लिखेगा? वो इंजेक्शन क्यों नहीं लिखेगा? लगभग सारा का सारा पैसा उसी को मिल जा रहा है। हालांकि उसी की जो जेनेरिक कीमत होगी वो 5,000 होगी या 2,000 होगी। पर यह बीमारी, जो हिपोक्रेटिक ओथ वाले लोग हैं, उनकी भी हिपोक्रेसी होती है ना। उन्होंने ये बीमारी को इतना जड़ इसके इतने गहरे हो गए हैं कि पूरे देश में एक तंत्र है जो महंगी दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं। उसका ऑल्टरनेट हो सकता है बहुत ही सस्ता हो, लेकिन वो अभी देख लो आप, कई डॉक्टर यह जानते हैं कि रेमडेसिविर नहीं देना है, इसका कोई मतलब नहीं है देने का, लेकिन फिर भी वो परिवार से पल्ला छुड़ाने के लिए, क्योंकि प्रेशर रहता है उन पे, डॉक्टर साहब कुछ करते क्यों नहीं, जल्दी से कुछ क्यों नहीं कर देते, वो रेमडेसिविर लिख देते हैं। परिवार रेमडेसिविर के लिए दर दर भटकता है, कहीं से ले बहुत महंगे में ब्लैक में लेकर आता है और उनको लगाता है। जरूरत पड़ने पर भी मैं कुछ नंबर सरकारों को देना चाहूंगा यहाँ पर। सरकार ने जनौषधि करके बहुत जगहों पे खोला हुआ है, मेडिकल स्टोर जैसा ही है ना। उसकी लिस्ट भी पब्लिश होती है इनफैक्ट बीच बीच में अखबारों में कि जनौषधि केंद्र है यहाँ पर। वहां पर जेनेरिक दवाइयां ही दी जाती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, और लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाता है कि आप वहां से लें। लेकिन लोग, चूंकि लिखते डॉक्टर ऐसा है, लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उनको महंगी से महंगी चीजें थमा दी जाती हैं। डॉक्टरों का, मैं एक बार एयरपोर्ट पे था, एक प्लेन भर के डॉक्टर आए, ठीक है, तो उनके सबके सामान आ रहे थे बेल्ट पे, तो मैंने देखा सारे ही डॉक्टर है। तो मैंने पूछा एक से कि आप लोग क्या क्या ये मतलब पूरा फैमिली टाइप का ट्रिप है? बोला नहीं, एक दवा कंपनी इन सभी डॉक्टरों को बैंकॉक ले गई थी, है ना। वो प्लेन में भर के आए थे एक साथ। तो मैंने उनको पूछा कि दवा कंपनी किस लिए ले जाती है? बोला वो इसलिए, मतलब वो मेडिकल हमारे रिश्ते होते हैं, तो इनको विदेश में छुट्टियां, इनको पैसे, इनको जो उपहार महंगे महंगे इस तरह के मिलते हैं, वो इन उपहारों और इन चीजों के पीछे, एहसान के पीछे दबे रहते हैं और लुटते आखिर में हमें। ये बिल्कुल। अभी जैसे मैं एक ताजा उदाहरण बता दूं, हमारी टीम में एक साथी हैं, उनके घर के एक बुजुर्ग गिर गए और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई, तो उनको वो एम्स लेके गए और जैसे तैसे एम्स में भर्ती कराए, क्योंकि किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाते तो 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आ जाता कूल्हे की हड्डी के ऑपरेशन का। एम्स में वो 45,000 रुपए में ऑपरेशन हो गया। अब वो 45,000 में क्यों हुआ, इसको समझिए तो आपको कहानी समझ में आएगी। जबकि एम्स में तो 45,000 नहीं खर्च होने चाहिए। एम्स में 45,000 इसलिए खर्च हुए क्योंकि ये हुआ कि हाँ ऑपरेशन हो जाएगा, आप उनसे बात कर लीजिए, और उनसे जिनसे बात करने के लिए कहा गया वो एक मेडिकल स्टोर वाला है। तो वो भी वहीं पे घूम रहे हैं, जहां पे पेशेंट है वहीं पे वो लोग भी घूम रहे हैं। और उसने कहा कि ये इंजेक्शन लगेगा, ये सामान लगेगा, इतने का खर्चा है, तो 45,000 रुपए आप जमा करा दो और ये सारा सामान मैं दे दूं, ऑपरेशन शुरू हो जाए। तो उन्होंने वो पैसे दिए, सारा सामान आ गया और ऑपरेशन हो गया, और वहीं सामने ही वो डॉक्टरों को उनका हिस्सा दे दिया, उसमें से दे दिया, बिना किसी संकोच शर्म के कि भाई ये देखो इतना सामान आया, इसमें तुम लोगों का ये है। तो डॉक्टरों के लिए भी शाम की विस्की नमकीन का खर्चा उसमें से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। वो ये खुश थे कि 5 लाख नहीं खर्चा हुआ, 45,000 में ऑपरेशन निपट गया। बिजार वाली स्टोरी हमें करनी चाहिए अभी, या सिर्फ वो अब इसको छोड़ते हैं मेरे ख्याल से जाते जाते, क्योंकि आज कोई रेफरेंस नहीं आया है, इसलिए मैं एक बात छेड़ देता हूं, और बहुत सारी गंभीर चर्चा हो गई है। 3 फिल्में, जिसमें एक सीरीज है और 2 फिल्में हैं, और तीनों का ताल्लुक म्यूजिक से है, मैं उनका यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। कुछ 1 बरस पहले, मेरे ख्याल से 3 साल पहले, मैंने एक मराठी फिल्म देखी थी म्यूजिक के ऊपर,
जिसमें महेश और राहुल देशपांडे के गाए हुए गाने हैं। उसमें ये आपकी जो 2 मिनट तक गाना गाते रहे थे, वो कौन गायक है? शंकर महादेवन, वो उसमें लीड रोल में है। मराठी की फिल्म है कट्यार कालीजात घोसली। बहुत ही कमाल के क्लासिकल बेस्ड उसमें गाने हैं। म्यूजिक पे फिल्म है, 2 घरानों की लड़ाई है। कट्यार कालीजात घोसली, जो भी श्रोता 3 ताल के इस उसमें एपिसोड में यहाँ तक आ गए हैं, उनको मैं जरूर कहूंगा कि इसको जरूर देखें। कट्यार कालीजात घोसली, हाँ, म्यूजिक में प्ले पर बेस्ड है ये एक। हाँ, तो बहुत ही कमाल की फिल्म है, इसको जरूर देखें। और इसका म्यूजिक मैं लगभग रोज सुनता हूँ। आप ये समझ लें कि इसका म्यूजिक इतना सुंदर है। मैं बहुत समय बाद मुझे कोई इतनी बढ़िया संगीतमय फिल्म मिली। इसके 10-12 गाने हैं और आप सुनेंगे तो आनंद से भर जाएंगे। बहुत ही शानदार है। इसके बाद में मेरा म्यूजिक में और खास करके क्लासिकल में विशेष रुचि है मेरी। जैसे ताऊ जो है वो कव्वाली में ज्यादा, हाँ, सूफी के बहुत बड़े मुरीद हैं। हालांकि ताऊ के पास हर तरह का म्यूजिक है, दुनिया में हर कोने का म्यूजिक ताऊ के पास मिल जाएगा। और हम भी हर तरह का म्यूजिक सुनते रहे हैं, लेकिन जो पहला प्यार है वो क्लासिकल को लेकर के है। इसके बाद में एक सीरीज आई मेरे ख्याल से अमेजन या नेटफ्लिक्स पे, बंदिश बैंडिट्स। तो वो सीरीज मैंने देखी। मुझे वो नाम देख करके पहले मैं इतना टर्न ऑफ हो गया यार, कैसा अजीब सा नाम है। तो नाम देख के मैंने भी देखने से मना कर दिया था। फिर मेरे ख्याल से ताऊ ने मुझे कहा कि वो म्यूजिक पे है और नसीर है, ट्रीट है वो कानों के लिए बीच बीच में जो गाने आते हैं। हाँ, तो मैंने उस सीरीज को देखा और मैं बहुत ही हताश हुआ। ईमानदारी की बात ये, मुझे बहुत ही दो कौड़ी की वो सीरीज लगी। नसीर कहीं पे भी भीमसेन जोशी नहीं बन पाए, जबकि चरित्र उनको भीमसेन जैसा बनाने की कोशिश की गई। एक बहुत ही शुद्धतावादी घराने का पैरोकार, मेरे ख्याल से उसमें वो भी हैं जो सचिन नाम है कि क्या नाम है, कुलकर्णी क्या नाम है, साउथ वाला एक्टर, अतुल कुलकर्णी भी उसमें है। और लेकिन मुझे वो सीरीज जो है, उसका म्यूजिक भी नहीं अच्छा लगा आपको? म्यूजिक कुछ एक गाने अच्छे हैं, कुछ एक बंदिशें अच्छी लगी मुझे, लेकिन एक्टिंग जब गाने के साथ बैठ नहीं पाती है ना, जब पर्दे पे गा रहा इंसान दरअसल उसको गाता हुआ ना लगे, और नसीर एकदम मुझे नहीं लगे गाना गाते हुए। कई जगह पे मेकअप की प्रॉब्लम है, कई जगह पे लिपसिंग की प्रॉब्लम है, एडिटिंग में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं। मेरे जैसा शुद्धतावादी व्यक्ति जब देखेगा तो वो तुरंत पकड़ लेगा कि ये फिल्म जो है, ये काम जो है, तो वो बहुत चलताऊ टाइप का काम हो गया है। बहुत अच्छा विषय उन्होंने उठाया, लेकिन काम बहुत हल्का है। तो मैं उसको 1.5 स्टार देता हूँ, उसके आगे नहीं देता हूँ। आधा इसलिए कि म्यूजिक पे है, इसलिए मैं तो म्यूजिक के लिए उसको देख गया आराम से, मुझे नहीं कोई दिक्कत है। तो मैं भी देख गया और मुझे उसमें कई जगहों पे डायरेक्शन बहुत कच्चा लगा, और मुझे लगा कि नसीर जैसे एक्टर से आप अभिनय करा नहीं पाए। कई बार वो कोर्ट में गाते हुए लगा ही नहीं कि वो गा रहे हैं, या कई बार वो भाव नहीं आ पाया नसीर के चेहरे पे जो भाव उस वक्त उस संगीत में चाहिए था। लेकिन इन सबसे इतर कल मैंने नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म देखी, अभी लेटेस्ट रिलीज है, द डिसाइपल। और ये एक मराठी फिल्म है और क्लासिकल घरानों के ऊपर है, संगीत की शुद्धता के ऊपर है। कोई सक्सेस की कहानी नहीं है, संगीत के सर्वश्रेष्ठ चेहरे और नाम कैसे गुमनाम हो जाते हैं, कैसे वो खोए रहते हैं, कभी अपने खुद के चयन से और कभी अपनी सीमाओं से। इतनी ऑथेंटिक फिल्म है कि मैं उस फिल्म को देख करके कल रात में कोविड काल में मैं सिनेमा देख कर रोया हूँ। द डिसाइपल। तो जो भी लोग, कहाँ ये नेटफ्लिक्स पे है? नेटफ्लिक्स पे है, इसको जरूर देखें। 1.5-2 घंटे की फिल्म है, अंग्रेजी में सबटाइटल है और इतनी कठिन मराठी नहीं है, आराम से समझ में आने वाली है। इसको जरूर देखिए, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस फिल्म को देखना। संगीत की
परंपराओं में बहुत सारी चीजें समझना जैसा है। तो एक गंभीर और डार्क साइड संगीत का इसमें है। शुद्धता के ऊपर बहुत एम्फेसिस है। एक गुरु जी हैं, उनका एक शिष्य है, उसकी कहानी है। तो वक्त मिला तो देखेंगे। हाँ, आज मिलेगा देख तो। दीजिए। अभी जब तक दाल में छौंका लगे, आम और पुदीना पीस करके चटनी बने और चावल उबाला जाए, उसकी गंध घर में फैले, आप इसको निपटा दीजिए। ठीक है, तो आप बढ़िया रिकमेंडेशन हो गए आज के जाते जाते। हाँ, और तो इन तीनों में मैं कहूंगा कि जिन्होंने ये सीरीज नहीं देखी है, कृपया ना देखें। जोधपुर की शूटिंग अच्छी है इसमें, बस इतनी ही चीज है। लेकिन इन दोनों फिल्मों को जरूर देखें। और मेरा यकीन है कि पहले आप कटियार कालीजात घोंसली देख डालिए, ताकि आप संगीत के आनंद और इतिहास में सराबोर हो लें। और उसके बाद आज के समय में संगीत, शास्त्रीय संगीत की क्या स्थिति है, उसके इर्द गिर्द बना हुआ मार्केट, उसकी शुद्धता, उसका परिमार्जन, उसमें गुरु शिष्य परंपरा वो कहाँ पे है, और एक डिसाइपल का जो संघर्ष है और उसकी जो निजी जिंदगी है, उसकी ये कहानी है। जैसे हमने वो फिल्म देखी थी ताऊ, कौन सी थी, कोर्ट वाली जो कहानी थी। एक तो कोर्ट ही थी, कोर्ट ही नाम था उसका, मराठी कोर्ट ही फिल्म। नाम था, मराठी फिल्म। हाँ, कोर्ट। उसी तरह की ये फिल्म है। तो मतलब मेकिंग में मुझे, और बिना किसी संसाधन के ये फिल्म बनी है, कोई खर्चा नहीं हुआ है, चवन्नी का खर्चा नहीं है। जैसे मलयालम फिल्मों के ऊपर हम लोग पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे, वैसे ही 2 मराठी फिल्मों पे मैं बात कर रहा हूँ। एक के सेट बहुत भारी हैं और बहुत अलग तरीके का प्रोडक्शन क्वालिटी है, और दूसरा जो है वो कटियार कालीजात घोंसली को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मराठी में जो नई पीढ़ी के 2 सबसे कमाल के गायक हैं, राहुल देशपांडे और महेश, इन दोनों का संगीत आपको सुनने को उसमें मिलेगा। ये राइजिंग स्टार हैं। अब से 20 साल बाद आप इनको मैस्ट्रोज के तौर पे जानेंगे। तो अपने भविष्य के मैस्ट्रोज को आज सुन लीजिए उनकी जवानी में। ये सही हुक दे दिया है, अब रहा नहीं जा रहा है, तुरंत जा रहा हूँ सुनने। ठीक है, तो 3 ताल में एक नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है और दूसरी फिल्म जो है वो यूट्यूब पे उपलब्ध है। 3 ताल में इस हफ्ते इतना ही, और हमें सुनते रहिए, सनी कुमार की तरह ईमेल लिखते रहिए radio@aajtak.com पर। और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास विषय पर हम बात करें, वो गंभीर विषय भी हो सकता है और गंभीर नहीं भी हो सकता है, तो बेहिचक आप हमें सुझाएं, अपने सवाल भेजें। 3 चीजों का ध्यान रखें, 3 चीजों का ध्यान रखें। एक तो ये कि किसी से ना मिलें, जो घर में रहने वाले हैं उसके अलावा किसी से ना मिलें, अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरी बात, जिसकी भी संभव हो मदद करें, वो परिचित है अपरिचित है, क्योंकि लोग अभी BBC मोड में देश चला गया है, भगवान भरोसे कंट्री, इसलिए परिचित अपरिचित कोई भी है उसकी मदद करें। और तीसरी चीज, घर से बाहर केवल अस्पताल जाने के लिए निकलें, कोशिश करके। अल्लाह करे कि आपको अस्पताल जाने की नौबत ना आए। आप अगर घर से नहीं निकलेंगे तो अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी, इंशाल्लाह। ट्विटर पर अगर आप हैं तो 3 ताल का जो एपिसोड नया आता है उसको हम ट्वीट करते हैं, तो उस ट्वीट के जवाब में अगर आप, तुमने जिस तरह से अल्लाह कहा है, है ना, उससे उसको मैं बता देना चाहता हूँ, नहीं, उसको मैं संधि सूत्र के हिसाब से समझाना चाहता हूँ। अल्लाह, ये 2 शब्द हैं जिनको मिला के अल्लाह बना है। अल्लाह, और अल का मतलब होता है दी, और लाह का मतलब होता है हाई, द हाईएस्ट। तो अल्लाह का जो मायने होगा वो होगा द हाईएस्ट। ये लेकिन उसी तरह का एक्सप्लेनेशन है बाबा, जैसे मुसल्लत ईमान वाला मुसलमान होता है। आज तक कोई मुसलमान मुझे अल्लाह का मतलब नहीं समझा पाया है। व्हाट डज अल्लाह मीन? ये द फर्स्ट मुस्लिम, जो बहुत मशहूर किताब है इस्लाम की हिस्ट्री पे, वो लेखिका मुझे भी याद नहीं आ रही हैं, लेस्ली हेजल, हाँ ऐसे करके कुछ नाम है। देखिए एक और रेफरेंस मिल गया, द फर्स्ट मुस्लिम। बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, बढ़िया किताब, पढ़नी चाहिए। मतलब इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर बहुत ऑथेंटिक किताब भी है।
तो उसमें ये मायना समझाया गया है। और हाँ, उसमें उन्होंने ये मायना समझाया है। हाँ, तो मैं वहीं से इसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने ये समझाया है कि क्यूब से काबा है। हाँ तो अल्लाह का जो है मतलब जो है अलग अलग लोग लगाते हैं, पर ऑथेंटिक कोई मतलब नहीं है। जो जूइश गॉड होते थे उनका भी एक सिमिलर नाम था, हालांकि YWAH यावा करके उनका नाम है, जिसको गॉड बोलते हैं। बाय द वे, गॉड का नाम पता है ना, नहीं लिया जाता है, इसीलिए ईसाई और जूस भी गॉड ही बोलते हैं, क्योंकि गॉड का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि गॉड ने बोला है कि डोंट टेक माय नेम इन वेन। तो उनका नाम यावे है, यावे है। और अल्लाह ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अब 3 ताल में टैकल नहीं किया जा सकता, पर ये सच है कि अल्लाह जो है वो हाँ, लेकिन ये किताब जरूर आपको पढ़नी चाहिए। हाँ, फर्स्ट मुस्लिम पढ़ें, वो इस्लाम के और पैगंबर के ओरिजिन से को समझ पाएंगे। पूरी स्टोरी को उन्होंने ईमानदारी से कहा है। वो बहुत ज्यादा मतलब ऑब्वियसली थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ कहा गया है, पर सहानुभूति के साथ, हाँ, हिस्टोरिकल बेसिस पे जो उपलब्ध जानकारी है उसके बेसिस पे उन्होंने अच्छी बुनी है कहानी। बिल्कुल। तो आपको कम से कम 20-30 किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी अगर आप ये किताब पढ़ेंगे। हाँ, सही बात। ठीक है, तो अगले हफ्ते को फिर मिलते हैं 3 ताल में। इस एपिसोड में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हो। जय हो। जय हो। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ। मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।